जैसे कि आपने बायजूस का नाम लिया, बायजूस में मैं सेल्स की में टीम में था, सेल्स टीम में थे। प्रॉपर सेल्स में था मैं। सीईओ को बोला, मैंने कहा आप बच्चों के मतलब बाल नोचने जैसे सेल करते थे। और बहुत ही लंबे चौड़े वादे किए जाते थे, भाई ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो फाउंडर है वही आगे पढ़ा देंगे आपको, इस तरीके की बातें चलती थी। मतलब कुछ भी। आपने भी बोला है। अभी तो मैं नंबर भूल भी गया हूँ कि कितने बच्चों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो प्लेस जो यूपीएससी में क्लियर्ड है, बहुत सारे बच्चे हैं। अभिषेक मिश्रा हैं, गॉट आई थिंक रैंक 51 ऑड। अंजलि श्रोत्रिया हैं, अभी अंकिता मिश्रा हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, नाम तो बहुत लंबी लिस्ट। वाओ। 9th 11th 12th भी अगर ढंग से पढ़ लिया तो मेरे को ऐसा लगता है तो वो आगे बहुत काम आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है। उनको ये पता ही नहीं कि ये पढ़ाई आगे जाके किस फील्ड में हमें हेल्प कर सकती है। एक बच्चा इस टीचर से यहाँ से पढ़ा हुआ है, वही बच्चा दूसरी कोचिंग से पढ़ा हुआ है, और सब लोग टैग लगा देते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट हुआ है। तो ये तो गलत बात होगी। बिल्कुल, ये मार्केटिंग गिमिक है। एक इंस्टीट्यूट की जीत तो यही है ना कि अगर बच्चे को प्रेशर नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं बोलो, अपने से कह रहा है यार मेरे को यहाँ से हेल्प मिली है। आकाश सर एंड अली सर, वेलकम टू द फाउंडर्स ड्रीम। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. हर फाउंडर का सपना होता है, कोई मिशन लेके चलते हैं कि हम ये काम करेंगे, दुनिया में झंडे गाड़ेंगे। जी आज के टॉपिक पे हम जो बात करने वाले हैं ना, वो देखो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी करीब इसलिए है, कम ही बोलता हूँ मैं ऐसा। करीब क्यों है? करीब क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई है। और मेरा मुद्दा हमेशा से ये रहा है कि ना, नर्सरी क्लास के बच्चों की फीस 2 लाख रुपए होती है, उनके टीचर की फीस 25,000 रुपये होती है। वो इंजीनियरिंग में एमबीए में जाते हैं, टीचर की फीस 2-2.5 लाख रुपए होती है, और इंजीनियरिंग की फीस कभी 50,000 से लेकर 3 लाख 4 लाख तक पहुंचती है। जी तो ये जो मिसमैच है ना, इम्बैलेंस, वो बहुत खतरनाक है इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब दूसरा, जो आप जिस इंडस्ट्री में हो, यूपीएससी की तैयारी करवाते हो, यूट्यूब का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, बिल्कुल सब टीचर वायरल हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हार भी जाते हैं। बिल्कुल और जो इस इंडस्ट्री में जो धोखाधड़ी चल रही है ना आजकल, वो थोड़ी अच्छी नहीं है। मतलब उस पर हमेशा बात करनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री में बच्चों को बस बुलाया जा रहा है, इंश्योरेंस बेचा जा रहा है, एज ए इंश्योरेंस बेचा जा रहा है, और पढ़ा नहीं जा रहा है। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका शो में, और मैं चाहता हूँ कि आज आप बेबाक बेधड़क बोले बिल्कुल सर। बिल्कुल कि क्या चल रही है इंडस्ट्री में। थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, ताकि क्या एक ऑथेंटिसिटी बन जाएगी कि भैया नहीं, हम लोगों ने काम किया है, हम यहाँ से आए हैं। तो सर, मेरा नाम अतियब अली जैदी है। मेरा एज़ फार एज़ एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने एनआईटी इलाहाबाद से इंजीनियरिंग करी, केमिकल इंजीनियरिंग करी। और एज़ एज़ अ स्टूडेंट आई हैड ऑलवेज़ बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। हम्म। ठीक है। फिर ये था कि साहब नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पे, दिल्ली से हूँ मैं, पूरी एजुकेशन दिल्ली से हुई है। वैसे बॉर्न यूपी में हूँ, हम्म। लेकिन पूरी एजुकेशन फ़ादर का ट्रांसफ़रेबल जॉब था तो दिल्ली से हुई है। तो नॉर्थ इंडिया में थोड़ा-सा चार्म है सिविल सर्विसेज़ का कि साहब आप कुछ भी करें। अच्छा, एक थोड़ा-सा ट्रेंड है कि कुछ भी करना हो, अगर आपको कुछ करना है तो पहले इंजीनियरिंग करो, उसके बाद कुछ और करो। हाँ, एब्सोल्युटली, है ना? पहले तो इंजीनियरिंग करना वो साहब, जरूरी है। हाँ, तो वो बड़ी एक दिक्कत की बात थी कि साहब आप पहले इंजीनियरिंग करिए, फिर उसके बाद आपको सिविल सर्विसेज़ जो है आपको देना है। तो हमने कहा भई ठीक बात है, तो तैयारी करी। ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे नहीं हुआ। और अक्सर ये कहा जाता है कि साहब एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का और फेल हो गए। ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा-सा ख़राब लगता है। टैग लग गया ये। टैग लग जाता है। नहीं देखिए, टैग नहीं लगता है, सोसाइटी को पता नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या होते हैं। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि साहब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो समझते हैं कि स्कूल का एग्ज़ाम है तो उसमें पास होता है या फ़ेल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ख़ास तौर पे सिविल सर्विसेज़ की, और मेरा बहुत फ़र्मली मानना है कि हर इंडियन को लाइफ़ में एटलीस्ट एक बार सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बढ़िया। जो आपका पर्सपेक्टिव है, अपनी कंट्री को लेके, सोसाइटी को लेके, वर्ल्ड को लेके, इंसान को इंसान बनाता है ये पूरा प्रोसेस। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रॉब्ली यू विल गेट अ रैंक और नॉट, द एंटायर जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल अगर आप पॉजिटिवली उस चीज़ को लें, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान लाइफ में फेल नहीं होता। ये बात तो आपने सही की है। मतलब वहाँ पे आपको सब दिखा देता है आदमी, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे चाहे यूपीएससी की करो, चाहे एसआई की एग्जाम की करो, मैंने भी करी है बाय द वे। जी ठीक है, और मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था, पर मैं बन नहीं पाया। और मैंने खूब तैयारी करी, जम के तैयारी करी, सुबह उठ के तैयारी करना, डिसिप्लिन बनना, पढ़ाई करना, देखना कि कौन कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। तो मैंने भी करी है, और आपने बात सही बोली है कि वो इंसान बना देती है चीज़ों को। आकाश सर, आपके बारे में बताओ थोड़ा सी, आप कैसे मिले सर से? सर पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम आकाश दुबे है, मैं गोरखपुर से हूँ। हम्म। और बेसिक एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम वीटीयू, जो कि बेलगाम में है, विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी।
कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैंने डायरेक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड प्रिपरेशन करते हुए मैं इस इंडस्ट्री में, जिसको यूपीएससी इंडस्ट्री कहते हैं, एक सर्टेन अटेम्प्ट्स देने के बाद मैं एज अ कंटेंट डेवलपर ज्वाइन किया था। कंटेंट डेवलपर कंटेंट डेवलपर क्या होता है ये? कंटेंट डेवलपर जो स्टडी नोट्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं, जो बुक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती हैं, उसको डेवलप मैं करता था। लाइक डेवलपमेंट मींस कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती थी ओके। उनको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करना, वो बेसिकली हमारा काम होता था। देन डाउन द लाइन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, फिर मेरे जो एक तरीके से जॉब रोल है वो चेंज होते गए। मैं कंटेंट एकेडमिक्स का पार्ट है, देन मैं अगेन रिव्यूअर हुआ। कंटेंट एक बार बनने के बाद रिव्यू किया जाता है कि वो यूपीएससी स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी सिलेबस की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली। देन मैं मूव किया ऑल टुगेदर, सडन मूव था मेरा बिजनेस की तरफ। और बिजनेस में किस तरीके से यूपीएससी इंडस्ट्री में रन करता है, बिजनेस एज सच जो टर्मिनोलॉजी है यूपीएससी इंडस्ट्री में, इसको थोड़ा सा एक निगेटिव कैनोटेशन की तरह देखा जाता है। क्योंकि आज के डेट में जैसे यूपीएससी इंडस्ट्री है उसमें सब लोग बिजनेस ही कर रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ तक एजुकेशन कंसर्न है वहाँ पे वो बिजनेस नहीं आना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं किसी इंस्टीट्यूट में रहा हूँ। हर 6-6 महीने में आप स्विच करते गए। 2020 में आप हाँ, बायजू के अंदर थे, फिर आप एलन के अंदर गए जी, जी। और ऐसे स्विच करते क्या बढ़े? क्यों स्विच कर रहे थे बार-बार सर मतलब? सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है स्विच करने का, वो रीज़न है एथिकल रीज़न। एथिकल की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि आपने बायजूस का नाम लिया, बायजूस में मैं सेल्स की में टीम में था, सेल्स टीम में थे? प्रॉपर सेल्स में मैंने था। उनके सीईओ को बोला, मैंने कहा आप बच्चों के मतलब बाल नोचने जैसे सेल करते थे, मतलब उनके पेरेंट्स के बाल नोच लेते थे आप। मैं टेक्नीक सेल्स का बताता हूँ, लाइक जो एक तरीके की जो सेल्स की टीम वर्क करती है, एज़ फार एज़ सेल्स इज़ कंसर्न, सेल्स की टीम आउटस्टैंडिंग थी उनकी, कोई दिक्कत नहीं था। बट एजुकेशन से रिलेट करके जो सेल्स की टीम उन्होंने बनाई थी, वो गलत था। कोर्स की स्पेसिफिकेशन, कोर्स की प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया था एज़ अ प्रोडक्ट, कोर्स में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत अच्छा था। बट पेरेंट्स और बच्चे जब वो कोर्स ले रहे थे, उसके बाद की जो सर्विसेज़ होती हैं, उस पे कोई ध्यान नहीं था। उसी का ये रीज़न है कि आज के डेट में बायजूस इज़ नोवेयर। मतलब आप ये कह रहे हो बायजू का प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, जी, पढ़ाई का प्रोडक्ट बहुत अच्छा पढ़ाई था। का प्रोडक्ट सर डेफ़िनेटली बहुत अच्छा था। हाँ, बट बट वो सर्विस अच्छी नहीं थी। सर्विस क्या अच्छी नहीं सर्विस है? मतलब पढ़ा दिया बच्चे को, फिर क्या कराएँ सर? सर, जैसे कि उनके कई कोर्सेज़ थे, टैबलेट कोर्सेज़ थे, वीडियो कोर्सेज़ थे। हुँ। लेट्स से एक टैबलेट कोर्सेज़ में एक स्टूडेंट ने एनरोल किया, उसे वो कोर्स मिला। नाउ उस वो कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसमें कोई डाउट आ रहा है। उसको कहा तो जाता था कि आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स मिलेंगे डाउट रिज़ॉल्व करने के लिए, वीकली 1 बार मिलेंगे, 15 डेज़ पे 1 बार मिलेंगे। आप मंथ में 2 बार कंसल्ट कर सकते हो, एक टोल फ्री कॉलिंग नंबर है। बच्चे को दिक्कत आया, बच्चे ने ट्राई किया, हर तरह से ट्राई कर लिया, लेकिन उसका डाउट रिज़ॉल्व नहीं हुआ। देन उसके बाद काफ़ी टाइम बाद ट्राई किया, रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, फिर जिसने उस कोर्स को मतलब सेल किया था, उस पे कनेक्ट किया, उससे बात किया। देन जो सेल्स पर्सन है, वो भी कनेक्ट करने की कोशिश की, अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता था, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल जब खत्म होता था, देन अगेन वो लीड्स आती थी कि सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना है, तो फिर सेल से कॉल जाता था। फिर बहुत ही लंबे-चौड़े वादे किए जाते थे, भाई ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो फाउंडर है वही आके पढ़ा देंगे आपको, इस तरीके की बातें चलती थी। ऐसे बोलते थे सेल्स वाले? मतलब कुछ भी, आपने भी बोला है? मैंने कभी नहीं बोला है, इसलिए तो मैं 6 महीने था सिर्फ। हाँ। तो उसका रीज़न ये रहा कि पेरेंट्स और गार्जियन सब लोग उनके मतलब वो गुस्साने लगे सब पे, और सबसे पहला जो फेस होता है वो सेल्स पर्सन का ही होता है, जो या तो जो सेल्स टीम को हैंडल कर रहा है। तो उनका गुस्साना जायज़ भी रहता था। तो मेरी फिर जो मेरे मैनेजर थे, तो उनसे इसको लेकर डिस्कशन हुआ, डिस्कशन टर्न आउट टू बी एन आर्गुमेंट। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर उसमें आगे नहीं परस्यू करूँगा। तो मैंने इमीडिएटली स्विच किया, क्योंकि मुझे नहीं सूट किया कि ये बहुत ही मतलब गलत है। जो एजुकेशन और प्रोडक्ट में जिसने भी एफर्ट किया वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बाद जो देने का या प्रोवाइड करने का तरीका है। सी एजुकेशन एक तरीके से सर्विस इंडस्ट्री है, आप इसको स्टूडेंट्स को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, बट वो गाइडेंस नाम भर की अगर है तो फिर वो किसी काम की नहीं है। मैं आप दोनों से बात करते हुए समझ पा रहा हूँ कि आप बिज़नेस साइड देखते हो पूरा और आप देखते हो एजुकेशन का एकेडमिक्स पूरा बिल्कुल, साइड। तो बिल्कुल। दोनों की मुलाकात कैसे हुई आपकी? एलन में सर।
आप पढ़ा रहे थे और आप एडमिन में थे। एडमिन में था। क्या क्या बात करी आप दोनों ने, बताओ मेरे को। सर मैं एकेडमिक हेड था। क्या फ्रस्ट्रेशन थी वहाँ पे एलन में? नहीं, फ्रस्ट्रेशन जैसा कुछ नहीं था, चीज़ें बढ़िया चल रही थी और बड़े कमाल की बात है कि एलन में आने के बाद, एलन एस एक नया इन्होंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, जो अभी बंद हो गया। और उस एक एलन एस के अंदर उसके साथ दिक्कत ये हुई कि बहुत सारी ब्रांचेस थी। सो देयर वाज़ समथिंग कॉल्ड आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, देन आईएएस अलग था, क्लैट, कैट, कॉमर्स, और अच्छी चल रही थी चीज़ें, लेकिन फिर इन्वेस्टर आ गए। तो उनको लगा कि नहीं साहब, हमको साइंस डोमेन में ही रहना है, जेईई नीट में ही रहना है और ये चीज़ें नहीं चलनी है। एज़ फार एज़ आवर डिवीज़न इज़ कंसर्न्ड, बहुत अच्छा कर रहा था। किसी भी इंस्टीट्यूट में 1 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि 500 बच्चे हो गए। एक ही साथ में 500 बच्चों का 1 एडमिशन दे साल दिया। में 500 बच्चों का एडमिशन हुआ था और ये मिरेकुलस इसलिए था क्योंकि ना तो प्रॉपर वेबसाइट थी, हाँ। कोई सपोर्ट, टेक सपोर्ट नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती थी। अभी कोई भी इंस्टीट्यूट खुलता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस रखते हैं। दोनों करते, राइट। हमारी सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस थी और ऑफलाइन क्लासेस में जो फीडबैक था स्टूडेंट्स का, वर्ड ऑफ माउथ से बच्चा आया। वर्ड ऑफ माउथ से 500 बच्चे 500 एलन के अंदर स्टूडेंट्स आ गए। एलन बिल्कुल। के अंदर आ गए। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन तो ये करना तो बहुत चाहूँ। बड़ी चीज़ थी ना। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं वही ऐड करना चाहूँ, जैसा आपने सर ने पूछा कि हम लोग कैसे मिले। सर को पता था कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ चाहिए, हुँ। मतलब क्या चीज़, जो चीज़ चाहिए वो कैसे देनी है, कैसे प्रोवाइड करनी है। मुझे ये पता था कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट को, आप बताओ? स्टूडेंट्स को स्टूडेंट सेंट्रिक चीज़ें चाहिए एज़ फार एज़ एग्ज़ाम इज़ कंसर्न्ड। हाँ। उनका सिंगल मोटो है कि मुझे गाइडेंस प्रोवाइड कर दो आप, कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। मुझे तो सब एग्ज़ाम क्लियर करने की गारंटी थोड़ी देते होंगे कोई भी। गारंटी नहीं देते हैं। हाँ। लेकिन उनको गाइड करते हैं, क्योंकि रीज़न बीइंग, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में जैसे सर हैं एज़ अ टीचर, एज़ अ फैकल्टी, वो गाइड करते हैं। उन्हें कुछ ऑप्टेड रूट है, मतलब प्रूवन रूट है। प्रूवन रूट क्यों है? क्योंकि कोई तरीका, कोई स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई है जिसको एक बच्चे ने फ़ॉलो किया और उसने क्लियर किया है। अच्छा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 अटेम्प्ट्स में उनका क्लियर नहीं हो रहा है। देन दे केम टू अस, उनसे बात हुई और उनको हमने कुछ तरीके बताए कि यार ये चीज़ें करने से ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें निकल जाए। हुँ। तो जब उसने वो चीज़ों को फ़ॉलो किया, हम पे ट्रस्ट किया एंड इवेंचुअली उसका एग्ज़ाम निकला। तो हमें भी पता चला कि यार ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली काम कर रही कितने है। बच्चों का एग्ज़ाम निकला? सर नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताएँ तो काफ़ी काफ़ी बच्चे हैं। सर मुझे 10 साल से ऊपर हो गया इंडस्ट्री में पढ़ाते हुए, और अभी तो मैं नंबर भूल भी गया हूँ कि कितने बच्चों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो प्लेस जो यूपीएससी में क्लियर्ड है। जो यूपीएससी क्वालीफाई कर चुके हैं। शायद ही ऐसी कोई स्टेट है जहाँ पे कोई रैंकर ना हो मेरा पढ़ाया हुआ। वाओ! तो स्टूडेंट्स नो मी, हाँ। ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, अभिषेक मिश्रा हैं, ही गॉट आई थिंक रैंक 51 ऑड। अंजलि श्रोत्रिया हैं, अभी रिसेंटली शी गॉट रैंक 44 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लासरूम स्टूडेंट। और ये वो बच्चे हैं, अंकिता मिश्रा हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, नाम तो बहुत लंबी जो लिस्ट है। प्लेस्ड है, जो जानते हो, अभी आपसे बात होती है, कौन है, कहाँ पर है? और इसका आशीष का तो मेरे ख्याल में यूपी काडर है। अंकिता, ऋषभ झारखंड ऋषभ कैडर झारखंड आईपीएस। बैच है, आईपीएस हैं। तो ये वो लोग हैं जो अभी भी टच में हैं, कभी आते हैं तो मुलाकात करते हैं, बैंगलोर जब भी आते हैं तो मिलते हैं। हुँ। अब जयपुर शिफ्ट हो गए एलन, एलन की वजह से। एक जो चीज़ सर की बात में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए सर, जब यूपीएससी की तैयारी कोई बच्चा करता है ना, तो वो बच्चा बड़ा परेशान होता है। बिल्कुल राइट। 10 लाख लोग, उससे भी ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की। वो बिल्कुल। नंबर तो बहुत बड़ा है हाँ। कि 10 लाख लोग तैयारी नहीं करते हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरते हैं। तैयारी करते होंगे करीब 5 लाख लोग। अच्छा, ठीक है। ये लोग देखने के लिए कि हम करते हैं, फॉर्म भर देते हैं। जिसमें से बच्चा सीरियसली तैयारी करते हैं कुछ 60-70,000 लोग। 60-70 था। ओनली 60-70,000 लोग ही तैयारी करते हैं और लोगों को दिखता है 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। आज के डेट में प्रिपरेशन इज़ अ हॉबी। हुँ। उस पे भी कई चीज़ें हैं सर। प्रिपरेशन इज़ अ हॉबी क्यों है? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, आपने भी ऐसी ये चीज़ सुनी होगी कि जनरली एक तो भीड़ को लोग फॉलो करते हैं हुँ। कि इंजीनियर बन जा या तो डॉक्टर बन जा। जिसका कुछ नहीं हो रहा, वो कहते हैं यार बीए एलएलबी कर ले। हाँ। ये बहुत ही कैजुअल वे में कहते हैं। राइट। पर दिल्ली के जो दिल्ली का कौन-सा इलाका, परपतगंज भी है और नहीं, नहीं, ओआरएन, ओल्ड ओल्ड राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर, वहाँ करोल पे तो बाग। इतना भीड़ है। बहुत भीड़ है सर। मतलब मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पे, तो मैंने देखा इतने बड़े, मतलब माहौल ज़्यादा है सर। इंस्टीट्यूट भी इतने होंगे और सबके पर्चे भी ऐसे लगे हुए हैं कि मतलब ये हो क्या रहा सर है? देखिए माहौल बच्चे फीस दे रहे हैं, माहौल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये होता है कि ये बताने में बड़ा अच्छा लगता है, क्या कर रहे हो? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आधे लोग पूरा घर परिवार खानदान में साहब बता दिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लोग मानने लगते हैं, अरे भाई कलेक्टर साहब, हाँ। अरे आइए गो, अरे कलेक्टर। अब वो पहले साल तो बड़ा अच्छा लगता है, 1 साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, यही पेन हो जाता है। तो जो मैं बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये जर्नी जो है बड़ी पेनफुल जर्नी है। हुँ। और उसका रीज़न ये है कि बच्चा जब एंटर करता है इस फील्ड में तो हाईली मोटिवेटेड होता है, हाँ। ठीक है? अब ये इतनी लंबी जर्नी है कि इसमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलता है, और परेशानी ये है सर कि कोई भी आपकी जर्नी से एम्पैथाइज़ करने वाला नहीं है। सिम्पैथाइज़ कर लेंगे, भाई माँ-बाप आपका अच्छा चाहते हैं। माँ-बाप ये कहेंगे, अरे बेचारा बड़ी मेहनत करता है।
अब प्रॉब्लम ये है कि आप बेचारे नहीं हैं। एज ए स्टूडेंट आप बेचारे नहीं हैं, आपको क्यों ऐसे लाचार नज़र से देखा जा रहा है कि अरे बेचारा इतनी मेहनत करता है। अरे मेहनत तो करना ही है भाई, सब जगह ही करना है सब जगह करना है। हाँ अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उस जर्नी में आपके दोस्त बन जाते हैं कम, आप सेक्लूडेड रहते हैं, अकेले हो जाते हैं। और जब आप अकेले हो जाते हैं तब एज अ मेंटर, एज अ गाइड आपको वो इंसान चाहिए होता है जो आपके साथ एम्पैथाइज कर सके, जिसको पता है कि आप जिस माइंडसेट से गुजर रहे हैं, जिस पेन से गुजर रहे हैं, वो जानता है, वो आपकी हेल्प कर सके। वहां पे एक मेंटर आता है, वहां पे एक टीचर आता है। तो अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इतना फासला हो जाएगा कि बच्चा साहब एक आपका क्लास चल रहा है, क्लास में 800 बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे बैठे हैं, टीचर आया दर्शन दे के चला गया, आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो गैप है, जो सर बता रहे थे, आकाश बता रहे थे कि साहब हमको पता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए। स्टूडेंट को पर्सनल टच चाहिए। पर्सनल टच चाहिए स्टूडेंट चाहता है कि आपसे बैठ के बात कर सके। स्टूडेंट चाहता है कि अगर आपने कुछ पढ़ाया, अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ाई और घर जाके उस चीज़ को पढ़ रहा है और अगर उसके बाद उसे वो चीज़ नहीं समझ में आती है, तो एज़ अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरे पास आए और मैं उसको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँ। भाई मेरी तो मॉरल मैंने तो फीस ली है ना यार उससे। राइट और फिर ना सिर्फ पढ़ाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों के ताने हैं, अरे यार तैयारी कर रहे हो नहीं रहा है तुम्हारा। अरे यार क्या कर रहे हो, इतनी एज हो गई है। अरे अभी तुम्हारी शादी करनी है। अरे उनको देखो फलाने का लड़का तो यार वो जॉब करने लगा, तुम तो अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी कौन सी तैयारी है यूपीएससी की यार, खत्म ही नहीं हो रही है। ये टॉन्ट जो है ये बड़े पेनफुल इस होते टॉन्ट के बाद एक्चुअली होता है कि बच्चा गया यूपीएससी की प्रिपरेशन करने। हाँ कह रहा है अच्छा एक काम करो यार तुम है ना एसएससी का फॉर्म भर दो, कुछ तो निकल जाएगा, कुछ भी भर दो मतलब कुछ भी भर दो, कुछ भी भर मोटिवेशन हाँ आएगा। यही बोला जाता है यूपीएससी का नहीं हुआ तो कोई नीचे वाली पोस्ट का तो हो ही जाएगा उस लेवल तक चले जाते हैं कि अगर तुम बेसिक से स्टार्ट करो, प्यून से स्टार्ट हो जाओ। हाँ हाँ बस यही बोला जाता है तो स्टूडेंट को मतलब जो पढ़ रहा है आप सोचो उसकी उसका जो मोरल होगा वो कितना डाउन होगा। बहुत डाउन हो जाता है अच्छा इसमें बताओ कि ये जो इतने लोग तैयारी करते हैं एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाता है यूपीएससी करने वाले लोग ज्यादातर वहां पे होता देखिए है डिपेंड करता है कि उसके साथ में कैसा इंसान है। हाँ, एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई आप सेक्लूडेड हैं, आपने मेहनत करी, आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, और जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा था साहब एक टैग लग जाता है फेलियर का, हाँ नहीं है यार वो फेलियर। वो इतनी चीजें सीख रहा है जर्नी में कि वो लाइफ में कभी इंसान फेल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपने बोल बोल के उसको ऐसा कर दिया कि यार यू आर अ फेलियर, तुम तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए। यूपीएससी की प्रिपरेशन जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अच्छा इसमें बहुत बड़ी बात मेरे को अच्छी आ रही है आपने इतने सारे आईएएस ऑफिसर निकाल दिए बड़े लोग सब प्लेस्ड है जी। तो ना आप बिकॉज आप उस परिस्थिति से गुजरे हो इतने लोगों को पढ़ाया 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हो आप कंटिन्यू तो सबसे बड़ी अहम भूमिका माँ बाप की आती है तो आप पहले कैमरे में देख के ये माँ बाप को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको पहले तो सबसे कुछ एक बात बोलो कि यार आपका बच्चा डिप्रेशन में चला जाए फेल हो गया तो कोई बात नहीं नई जिंदगी पड़ी है कुछ एक थॉट माँ बाप के लिए प्लीज देखिए साहब, माँ बाप से मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो आते हैं, बैठते हैं और रोते हैं कि उनकी बात जिसको सबसे पहले समझना चाहिए वो उनके माँ बाप हैं और वो नहीं समझ रहे हैं। और सबसे पहला टैग जो फेलियर का लगाते हैं माँ बाप लगाते हैं कि भाई इसको देखो उसको देखो। तो प्लीज स्टॉप कंपैरिजन। आप अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर करना छोड़िए। उसकी जो भी प्रीवियस एजुकेशनल रिकॉर्ड है, आप या वो मापदंड यहाँ पे नहीं लगाइए। क्योंकि कई पेरेंट्स का होता है कि साहब हमारा बच्चा तो बड़ा शार्प है, हमेशा से टॉपर रहा है, इसका क्यों नहीं निकल रहा है। तो उस बच्चे पे वो बोझ आता है कि तुम तो टॉपर थे, तुम कैसे नहीं निकाल पा रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा सो कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट रहे, अब उसके मन में ख्याल आया कि मैं कुछ बड़ा करूं और वो तैयारी कर रहा है, तो माँ बाप ही उसको डीमोरलाइज कर देते हैं, अरे तुम करोगे, इसमें तो बड़े इंटेलिजेंट लोग करते हैं। तो बी अ सपोर्ट सिस्टम टू योर चिल्ड्रन। वो आपसे वो सपोर्ट चाहते हैं, वो आपसे वो बैकिंग चाहते हैं कि भाई तुम कर रहे हो ना, हम हैं तुम्हारे साथ, हम सपोर्ट करेंगे तुम्हें, तुम अपनी मेहनत से पढ़ो। तो क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, 2 से 3 साल अपने बच्चे को दीजिए कि पूरी डेडिकेशन के साथ जो है वो तैयारी करे। हाँ, 2 से 3 साल के बाद अगर बाई चांस 1% नहीं होता है खुदा ना खास्ता, तो फिर ये है कि फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी सिंसियरली अगर तैयारी कर रहा है यूपीएससी की तो वो फेल्योर नहीं है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होगा। और यूपीएससी की जर्नी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो ज़िंदगी नहीं है किसी बच्चे की। बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी ज़िंदगी नहीं है। एक पार्ट है ज़िंदगी का, गुज़र जाएगा। मेहनत करिए, इतने टाइम ये जो टाइम है पूरा सिंसियरली मेहनत करिए। और जैसे एक सर एक बड़ी वैसी बात कही जाती है, सीरियस कैंडिडेट, सीरियस, अरे मरीज़ थोड़ी है यार, हाँ सीरियस तो पेशेंट होता है। पढ़ाई कर रहा है ना वो पढ़ाई कर रहा है, हँसो, मुस्कुराओ, एक पॉजिटिव ऑरा रखो। आप इंटरव्यूअर के सामने जाएँगे, आप बैठे हैं, आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग होनी चाहिए, प्लीज़िंग होनी चाहिए। वर्क ऑन दैट ऑल्सो। हाँ तो सीरियस कैंडिडेट, ये दिस इज़ अ मिसनोमर।
कैंडिडेट को सीरियस नहीं होना चाहिए, सीरियस नहीं बैठना चाहिए, सिंसियर और हमें होना बहुत चाहिए, सिंसियरिटी, सिंसियर होना चाहिए। सीरियस में डिफरेंस है। बिल्कुल, जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये बड़ा कॉमन सवाल है कि साहब, है ना, कि हाँ कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो सर घंटों का मैटर ही नहीं है। हाँ। ये जर्नी 5 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे की है ही नहीं। ये प्रिपरेशन है 24 घंटे की, ठीक है? मैं हर बच्चे से यही कहता हूँ, 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे पढ़ना है। 24 घंटे का मतलब ये है कि 24 घंटे आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि साहब आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। अब अगर आप मूवी देखने चाह रहे हैं, तो आप देखिए मूवी, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं फ्रेश होने के लिए देख रहा हूँ, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है। राइट। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बॉडी फिट रखनी है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। तो ऑल योर एनर्जीज़ शुड बी चैनलाइज़्ड टुवर्ड्स योर गोल। अब इस जर्नी में अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी दिख रही है, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोसी-पड़ोसी जो अभी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उससे कट जाइए। कोई दोस्त आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उससे कट जाइए। कोई भी चीज़ जो आपके लिए पॉइज़न बन रही है, जो आपको आपके लक्ष्य से दूर लेके जा रही है, आपको उससे बचना है। बाकी अपनी पॉज़िटिविटी के लिए आप काम करिए। आकाश जी, मुझे बताओ, आपने सब जगह काम किया और सब जगह सेल्स का प्रेशर होता है। अगर धंधा आएगा नहीं तो बिजनेस बनेगा नहीं, बिजनेस बनेगा नहीं तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। क्या गारंटी है कि आप सेम चीज़ नहीं करोगे? सर इसका एक बहुत ही मतलब एक अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा हाँ। कि लेट्स से अगर आपका विज़न क्लियर है कि व्हाट यू वांट, कि आपको क्या चाहिए, मतलब आप स्टूडेंट एजुकेशन लाइन में हो, आपको क्या चाहिए? इन द एंड जिस चीज़ की प्रिपरेशन आप करा रहे हो, वो बच्चा पढ़े और उसका एग्ज़ाम क्लियर हो। और अगर बाय एनी चांस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी वो यहाँ से आए, हमारे पास आए, कुछ सीख के जाए। अगर आप उस चीज़ में सक्षम हो या इफ यू आर सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग दैट थिंग टू द स्टूडेंट, सर रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट है उसका। बच्चा अगर आएगा ना, आपसे जो जिस विज़न में आप क्लियर हो कि हमें एग्ज़ाम क्लियर कराना, एग्ज़ाम सेंटर चीज़ें पढ़ानी है, उसे जो इश्यूज़ हैं, उसको क्लियर करना। जैसे एक बच्चा जब प्रिपरेशन करता है सर, तो उसमें एकेडमिक इश्यूज़ कम होते हैं, नॉन एकेडमिक इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। नॉन एकेडमिक इश्यूज़ का मतलब कि घर पे की स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे हैं, देन बाकी और भी एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें होती हैं कि घर पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इस तरीके के इश्यूज़ फिर अपने करियर को भी लेकर वो यूपीएससी की स्टार्ट करता है, उसको वो स्टार्ट ही इसी पॉइंट से करता है या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की स्टार्ट करता है, तो ये सोचता है कि नहीं, क्योंकि उसको स्टार्ट ही ऐसे कराया जाता है। कि प्लान बी क्या है? प्लान बी क्या है? प्लान बी तो पहले ही हमेशा प्लान बी निकाल लेते पहले प्लान ही बी प्लान बी हमेशा होगा। हैं। बी में ही चले जाओ फिर। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है। 5 लक्ष्य होंगे तो आपका तीर निशाना तो मिस पहले होगा ही। करो तो सही, इसमें थोड़ा-सी रमो, घुसो, देखो, समझो, बाद में बनाना ना प्लान तो तुम। वो समझ नहीं रहे लोग, राइट? वो समझ नहीं रहे लोग। और सर अगर आप अपने विज़न को लेकर क्लियर हो कि यार मेरे पास अगर 100 बच्चा या 50 बच्चा भी है और उसे मुझे क्लियर कराना है एग्ज़ाम, एंड उसके लिए जो रिसोर्स लगता है क्लियर कराने के लिए, जो मेंटरशिप लगती है, जो गाइडेंस लगती है। अब मेंटरशिप की मैं बात करूँ, सब इंस्टीट्यूट मेंटरशिप स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम गाइडेंस देंगे, लेकिन गाइडेंस दे कौन रहा है? बच्चे को पता ही नहीं है। बच्चे को लग रहा है इंस्टीट्यूट से जो गाइडेंस मिल रही है यार वो सही मिल रही है, और जो मेंटरशिप कर रहा है वो कभी यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है। वो ऐसे ही टीचर है। वो ऐसे ही टीचर मेंटरिंग कर रहा है या गाइड कर रहा है, या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम उस लेवल तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाई है। तो ये सारे इश्यूज़ भी होते हैं। फिर इन द एंड यही होता है कि जो बच्चे को मेंटरिंग कर रहा है और बच्चा इस ट्रस्ट से बात कर रहा है कि यार ये मेरे को सही बता रहे हैं, वो भी एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग फेज़ में रहता है ना? क्योंकि वो आइडिया नहीं रहता है। सुपर 30 मूवी देखी है आप लोगों ने? सुपर 30 मूवी देखी होगी मेरे हाँ, ख्याल से। देखी है। हैं? ऋतिक वैसा रोशन। बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं क्या आप? इवेंचुअली यस। इवेंचुअली यस। व्हाई इवेंचुअली यस? क्योंकि सर अभी यूपीएस सर एक इसका हाँ, सॉरी मैं प्लीज़, जो है प्लीज़, बात प्लीज़, काट रहा नहीं, हूँ। नहीं। सर देखिए, इत्र अगर बढ़िया होता है तो खुशबू फैलती है, हाँ, लेकिन इत्र बढ़िया है कैसे पता चलेगा? लगाने से पता चलेगा। लगाने से पता चलेगा। अभी हमने एक बीज बोया है, हाँ, जब ये पेड़ बड़ा होगा तो फल देगा। तो इनिशियली जब बच्चों को पता ही नहीं है कि एक एक एलीट चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं और हमारा विज़न ये है और हमारी नीयत बहुत साफ़ है। जब तक ये चीज़ पता नहीं होगी, और सर देखिए, गरीबी में फ़िलॉसफ़ी नहीं होती। जब शाहरुख खान का एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी ये बात बोली थी कि साहब आप मुफ़्लिसी में फ़िलॉसफ़ी नहीं कर सकते। कैसे कर? कैसे करेंगे? तो साहब हर चीज़ का एक प्रोसेस है, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के लिए रेवेन्यू ज़रूरी है जैसे आपने कहा। तो अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, देखिए हमारा क्या है अभी एडटेक में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट है टीचर हुँ, टेक्निकली, टीचर, ओनली टीचर, राइट। टीचर, ठीक है। तो अगर आपकी मिठाई की दुकान है और मिठाई से ज़्यादा सेल्समैन है, हुँ, हाँ, बढ़िया है, बढ़िया, और प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो एक दिन तो आप बेच लेंगे, अगले दिन कोई नहीं आएगा। फ़ोकस प्रोडक्ट पे होना चाहिए।
हमेशा। हमेशा तो हमारा फोकस फैकल्टी मेंबर्स पे हम्म। कि फैकल्टी अच्छे हो, बात पहुंचा ये जो ये फिजिक्स वाला जो है, तो ऐसा बोला जाता है फिजिक्स वाला जो सब टीचर्स को हायर कर लेते हैं हाई पैकेज पे, तो क्या वो बहुत बड़ी कंपनी बन सकते हैं? आपने जो प्रोडक्ट की बात करी, अगर सारे टीचर्स वहाँ पे आ गए और सबको हाई पैकेज पे ले लिया, तो क्या वो बहुत बड़ी सर कंपनी बन पैकेज जाएगी? इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो एथिकल रहे हाँ। अपनी जर्नी में, और अगर जैसे हमने कहा कि बच्चों की नीड है, अगर वो उस नीड को पूरा कर रहे हैं तो डेफिनेटली बनेंगे। आपको लगता है कर रहे हैं? कुछ कमेंट है उनके बारे में? नहीं सर, मतलब नॉट दैट आई नो ऑफ, ठीक है, अलग पांडे बढ़िया कर रहे हैं, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड टीचर, राइट। ठीक है, लेकिन एलन का और पीडब्ल्यू का जो है बहुत ये कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है, नीट जेई में दोनों जगह से रैंक आ रही है, अगर दोनों लोग रैंक्स निकाल रहे हैं इसका मतलब दे आर डूइंग समथिंग गुड। मेरे को ये बात समझ नहीं है, यहाँ पे बहुत गजब बात कर रहा हूँ मैं। 1000 लोग तैयारी कर रहे हैं, 1000 लोग में से ऐसा बोला जाता है कि एक बच्चा इस टीचर से यहाँ से पढ़ा हुआ है, वही बच्चा दूसरी कोचिंग से उस टीच में यहाँ पढ़ा हुआ है, और सब लोग टैग लगा देते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो ये तो गलत बात हो गई ना। बिल्कुल ये मार्केटिंग गिमिक है। कैसे पता करेगा कोई, जैसे नया बंदा आ रहा है मेरे जैसा है, मेरे जैसे हजारों बंदे आ रहे हैं, कि मेरे को देखना है कि मैं इस एलन में जाऊँ, ये पीडब्ल्यू में जाऊँ, या फलाना कंपनी में जाऊँ, कैसे पता करिए आपके पास आओ? बहुत जरूरी है, टेस्टिमोनियल सर। हाँ टेस्टिमोनियल, किससे? बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा अगर वेबसाइट के टेस्टिमोनियल पे बिलीव नहीं है। नहीं, नहीं, वेबसाइट की नहीं सर, वेबसाइट की नहीं, मैं 2-3 चीज़ है सर इसमें। लेट्स से अगर बच्चा किसी कोर्स में एनरोल्ड है हाँ। आपके इंस्टीट्यूट में, तो अगर कोर्स में एनरोल्ड है तो वो उसने मॉक्स लिखे होंगे, टेस्ट पेपर्स लिखे होंगे, फीडबैक्स लिए होंगे। देन अगर बच्चा ऐसा है कि जिसको जेन्युइनली हेल्प मिली है किसी फैकल्टी से, सर आपको कुछ नहीं करना है, वो कहीं न कहीं अगर उसने सक्सेस पाई है तो वो एक्नॉलेज करेगा उस बात को, करेगा। डेफ़िनिटली करेगा। सर यही तो आप मतलब एक इंस्टीट्यूट की जीत तो यही है ना कि अगर बच्चे को प्रेशर नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं बोलो, अपने से कह रहा है यार मेरे को यहाँ से हेल्प मिली है। अच्छा, कोई कोचिंग नहीं करे, हम्म, मतलब कोचिंग करनी ही नहीं है उसको, क्या वो फिर भी यूपीएससी निकाल सकता है बिल्कुल निकाल सकता है सर, क्यों नहीं निकाल बिना सकता, कोचिंग के? हाँ बिल्कुल निकाल 100% कोई जरूरत नहीं कोचिंग। हाँ कोई जरूरत नहीं है। देखिए कोचिंग का अगेन व्हेन यू आर सेइंग कोचिंग, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपका कॉनोटेशन है क्लासरूम प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल, कोचिंग का मतलब क्लास में क्लासरूम पढ़ना, प्रोग्राम। ठीक है सर। एजुकेशन सिस्टम में यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं, ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, क्या ये बच्चा खुद से नहीं पढ़ सकता? क्या उसको ये कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है? जब बच्चे तैयारी करने आते हैं तो उनसे क्या कहा जाता है कि भाई पहले बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ो, एनसीईआरटीज पढ़ता है स्कूल का बच्चा, आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो एटलीस्ट ग्रेजुएट है, मतलब आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी, तो अगर वहाँ ध्यान से पढ़ी होती तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पढ़ती। बिल्कुल नहीं पड़ती। मतलब जो 9-10 की जो, मतलब 9-10 पर 9-10 11-12 भी अगर ढंग से पढ़ लिया, थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है, तो वो आगे बहुत काम आ तो जाता है। यू ऑलरेडी हैव एन एज, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है। ना पढ़ाया जा रहा और ना हम पढ़ भी रहे। हमारा माइंडसेट है कि हमें दोनों क्लास ही है, क्लियर करना है। दोनों ही है। दोनों ही है। तो हमें क्लास क्लियर करना है, हम हाँ हमें बिल्कुल, क्लास क्लियर करना है, हमें आगे बढ़ना है वहाँ पे। बस वो ये एक होता है ना कि नंबर आगे हो गया। नंबर आगे हो गया, एक एक चीज़ है कि जितना काम उतना पढ़ाई। उनको ये पता ही नहीं है कि ये पढ़ाई आगे जाके किस फ़ील्ड में हमें हेल्प कर सकती है। कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, मेरे को लग रहा है कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है कोई, कि यार बकैती ज्यादा कर रहा है। बहुत ज़्यादा। सर सबको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। क्यों बनना है? मतलब सर आप बताओ ना, आपको इतने साल हो गए, आपके साथ इतने सारे टीचर होंगे, आपने ये बात मुद्दा छेड़ दिया है, हाँ, तब तो इस पे थोड़ी बहस हो जाए हाँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। बताओ क्यों बनना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सबको, सारे टीचर्स को स्पेशली? हाँ, इमीडिएट फेम मिलती है सर। ईगो सैटिस्फाई होता है। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, पैसा तो मिल रहा था वो अलग बात है। लेकिन जो हीरो बनने का जो चार्म है, वो तो स्क्रीन पे आके ही होगा। इसमें एक और चीज़ ये भी है, एक तो इमीडिएट फेम हो गया और दूसरा जो एडटेक इंडस्ट्री जिस मॉडल पे काम कर रही है, हाँ। अगर आप अपने किसी फैकल्टी को स्टार बनाओगे, उन्हें हाइलाइट करोगे, बच्चा कनेक्ट होगा, बच्चा अट्रैक्ट होगा क्योंकि स्टूडेंट सर बहुत भोला होता है। वो तुरंत मतलब आइडियलाइज़ करने लगता है उस पर्सनैलिटी को और जैसे उनकी बातों से रिलेट करने लगता है, उनके कन्वर्सेशन से रिलेट करने लगता है। तो एडटेक का मॉडल ये है कि अगर इसको स्टार बना दिया, इस पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, इसको बच्चे कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है कि भाई इससे बच्चे आएँगे, तो उसको और पुश करते हैं। टेक पे भी ज्यादा प्रेशर है बच्चों को लाने का? बहुत ज़्यादा, सर बहुत सर ज़्यादा। ये हर तो इंडस्ट्री, हर कोचिंग सेंटर में नहीं, नहीं, ज्यादातर एडटेक एडटेक में एडटेक में ज्यादा है? जो एडटेक में यूट्यूब ड्रिवन इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छा, वहाँ बहुत यूट्यूब ज़्यादा ड्रिवन। यूट्यूब ड्रिवन इंस्टीट्यूट्स। अब उसमें क्या है कि बच्चे को नहीं पता कि पेड कोर्स में कौन टीचर पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे कौन सा चेहरा है। हाँ,
जो इंसान यूट्यूब पे 12 घंटे पढ़ा रहा है वो पेड टेस्ट कोर्स में कैसे पढ़ाएगा? दिन के तो 24 ही घंटे हैं। अब बच्चे ने एक बार फीस दे दी, अब ये है कि आप कुछ भी करके पढ़ा डालो। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है सर कि आजकल एक नया टर्म चल गया है एजुकेटर। एजुकेटर चल गया है। आपने कभी अपने टीचर को एजुकेटर बोला था? एक बहुत बड़ा बात बताता हूँ सर, मैं जैसे मेरे को मेरी बेटी को भी पढ़ाना था, तो कोई भी एक बंदी को उठाया उन्होंने और उसको ये दे दिया कोर्स ये है, उसको एजुकेटर टर्म दे दिया कि आई एम योर एजुकेटर। मेरे को याद आ गई ये बात। है ना? तो आपने तो कभी नहीं बोला, हमने तो कभी अपने टीचर को एजुकेटर नहीं बोला। फैकल्टी मेंबर इज़ अ फैकल्टी मेंबर, टीचर टीचर है या फैकल्टी है या प्रोफेसर है या लेक्चरर है। ये एजुकेटर नया टर्म आ गया बिज़नेस के लिए, कि साहब ये बिज़नेस हेड हैं, ये फलाने हेड हैं, ये एजुकेटर हैं, एक प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। अब टीचिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है सर कि जितना प्रोफ़ेशन के लिए पैसा ज़रूरी होता है, उतना ही टाइम पे इज़्ज़त भी ज़रूरी है। दोनों जरूरी है। दोनों ज़रूरी है। और अगर आपने एक टीचर को खड़ा कर दिया स्क्रीन पे कोर्स बेचने के लिए, दैट्स नॉट माय जॉब। एज़ अ टीचर मेरे क्लास में यार कोई बच्चा फ्री में आके बैठे, अगर वो बैठ गया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पढ़ाऊँ। मेरी क्लास से कोई बच्चा उठ के नहीं जाएगा। वो बैठेगा, पढ़ेगा। हाँ, क्लास में आने से पहले जो भी मैनेजमेंट है वो चेक करे कि भई उसने फ़ीस दी है, नहीं दी है। अगर एक बार बैठ गया, अब वो 3 घंटे के बाद ही उठ के बाहर जाएगा। और अगर मुझी को स्क्रीन पे खड़ा कर दिया जाए कि मेरे कोर्स से साहब कोर्स खरीदिए और मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाए कि हर महीने के मेरा इतना टारगेट है, हर हफ्ते का मेरा इतना टारगेट है, तो कैसे होगा? अब इसमें अपीज़मेंट स्टार्ट होता है। अपीज़मेंट कैसे? अगर मैं एक सिंसियर टीचर हूँ, आई विल नॉट टॉलरेट इनडिसिप्लिन इन माय क्लास। मुझे इनडिसिप्लिन नहीं पसंद होगा। अब साहब यूट्यूब पे चैनल चल रहा है, 800 लोग उसको जॉइन कर रहे हैं, वहाँ पे कमेंट्स में मोहन लव सोहन चल रहा है, ठीक है? कुछ भी चीज़ें चल और रही हैं वो वहाँ पे उसको वो एंटरटेन भी किया जा रहा है उन और वहाँ कमेंट्स को। एंटरटेन भी किया जा रहा है। हाँ, उसमें बिल्कुल रिप्लाई प्रेशर आता है कि एंगेज करो कि बेटा पढ़ लो, क्या-क्या चल रहा है, बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी हम। ये सारी चीज़ें चल रही है उसमें। अब ये आप उस इंसान से बात कर रहे हैं जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा है। अब डेफ़िनिटली उन 800 बच्चों में से कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब एज़ अ टीचर अगर मैं सिंसियर हूँ तो मैंने डाँट दिया कि क्या यार बदतमीज़ी है, तुम फ़ोकस करो। अब डाँट तो टॉलरेट ही नहीं कर सकता कोई। अब वहाँ पे बच्चों ने क्या किया, वहाँ रेटिंग होती है। आजकल कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट से रेटिंग माँग रहे हैं। उन्होंने साहब नेगेटिव रेटिंग दे दी। अब जहाँ आपकी रेटिंग कम हुई वहाँ बार लाल दिखाने लगता है उन टीचर्स का। अब भले ही वो टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपके मॉडल में फिट नहीं हो रहा है, आपके मॉडल में वो इंसान फिट हो रहा है जो नॉन स्टॉप बोल रहा है। उसकी जो बोल रहा है, जो कम्युनिकेटर है उसको टीचर बना बिना रखा है। एग्ज़ैक्टली दिमाग सर। से ज़बान तक का कनेक्शन खत्म हो गया। हाँ, अब वो बिना सोचे बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टेंटली बोल रहा है, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है। राइट, राइट, राइट। अब उनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ व्यूज़ बढ़ रहे हैं और व्यूज़ की वजह से साहब जो है इंस्टीट्यूट पैसा कमा रहा है। आकाश जी, एक चीज़ और आ गई है यहाँ पे, अभी ये मैराथन चल रही है आजकल, 12-12 घंटे पढ़ा रहे हैं। क्या है ये 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ा के सेलिब्रेट करना? सर ये मैराथन वाला सिस्टम अगेन यूट्यूब ड्रिवन इंस्टीट्यूट से ही स्टार्ट हुआ है कि अब जितना लंबा क्लास चलेगा, उतनी लंबी एंगेजमेंट्स चलेंगी, उतने ज़्यादा व्यूज़ आएँगे। जिस टॉपिक को लेके, जिस सब्जेक्ट को लेके जितने ज़्यादा व्यूज़, लोगों के परसेप्शन बनेंगे उस पे कि यार इसमें कुछ तो बढ़िया पढ़ाया है जो एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये चीज़ मैं इस चीज़ को कभी फॉलो नहीं करता, लेकिन इसमें अगर ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लेट्स से कि एक मैराथन चल रही है 12 घंटे की और उस 12 घंटे में एक ही व्यक्ति वो 12 घंटा इस मैराथन ले रहा है। मिड ऑफ द वे कोई स्टूडेंट को लगा कि इस टॉपिक पे डिस्कशन या क्लासेस चल रही है और मुझे आना है, उसमें देखना है। उसे उस 12 घंटे जो कंटिन्यूअस चल रहा है, उसको क्या समझ में आएगा बीच में आके? हुँ। अगर कोई ऐसी क्लासेस है, लेट्स से आप यूट्यूब कंटिन्यू करना चाहते हो, फ्री में क्लासेस देना चाहते हो, 12 उन 12 घंटों को 4 क्लासेस में डिवाइड कर लो विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स। तो बच्चे को ये आइडेंटिफ़ाई भी होगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट है, इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट है। फिर ये चीज़ सेंस बनती है। लेकिन जो ये 12-13 घंटे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ अट्रैक्ट करने के लिए है और जो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं या कर ले जाते हैं, फिर उनको सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई आप तो बहुत बड़ा बहुत अचीवमेंट। बड़ा अचीवमेंट है आपका ये। सर, आप तो एक सीरियस टीचर हो, हाँ, काइंड ऑफ। सीरियसली पढ़ा रहे हो आप बच्चों को। पर मैं आजकल देख रहा हूँ मैडमें टीचर, कुछ मैडम होती है, मैडम सो कॉल्ड मैडम, और बच्चे लिख रहे हैं आई लव यू मैडम, मुझसे शादी कर लो मैडम। यूपीएससी की चल रही है कोचिंग। सर वो जो क्राउड जो ये बच्चा लिख रहा है, उससे पता चल रहा है कितना सिंसियर है वो। हाँ, उसका तो फ़ोकस ही कहीं और शिफ्ट हो गया है ना। तो भाई अब ये है कि इंस्टीट्यूट को तो व्यूज़ मिल रहे हैं उससे, क्राउड आ रहा है। अगेन व्यूज़ की बात आ। भाई इंस्टीट्यूट आप ये समझिए सर कि इंस्टीट्यूट जो है बहुत ज़्यादा कमा रहा है यूट्यूब के रेवेन्यू से। अगर महीने का रेवेन्यू उनका 1 करोड़ से ऊपर है,
तो उनसे क्या मतलब है कि बच्चा फीस दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो 20,000 ले लें, 5,000 ले लें, वो कुछ भी लेके जो है कोर्स चल रहा है उनका और उसी स्टैंडर्ड के टीचर से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कोई कायदे का टीचर तो बहुत मुश्किल से ही वहाँ पहुँचेगा और ऐसे बहुत सर देखिए मजबूरी भी होती है। किसकी मजबूरी है? मतलब कंपनी की मजबूरी कि टीचर की? एक टीचर की अगर मैं मजबूरी की बात करूँ कि भाई उनको इंडस्ट्री में रहना है, उनको पढ़ाना है, उनको बहुत बड़ा पैकेज दे दिया लेट्स से। अब वो टीचर जा रहा है, अब वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है, अब अगर उनसे इंस्टीट्यूट कह रहा है कि साहब आप तो एजुकेटर हो गए, यू आर कॉर्पोरेट स्लेव, अब आपको ये काम करना है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो एकदम से रिज़ाइन करके चला जाए या तो भाई आप इतना कॉन्फिडेंस है कि आप रिज़ाइन करिए, चले जाइए कि नहीं मैं अपने टर्म्स पे काम करूँगा। राइट। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, सबकी अपनी-अपनी फैमिली है। अब वो बेचारे कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक लेवल के बाद टीचर की जो गरिमा होती है वो भी नीचे चली जाती है। अच्छे टीचर्स ऑन ऑफ कैमरा रो भी रहे हैं, परेशान भी हैं कि सर यार परेशान हो गए हैं, हमको निकाल दीजिए यहाँ से, एडजस्ट कर दीजिए। और क्योंकि उनसे यूट्यूब का जो है रेवेन्यू इतना आ रहा था, प्राइसेज़ इन्फ्लेट कर दिए हैं मार्केट के। तो हर इंस्टीट्यूट उनको अब क्योंकि वो तो वही कोट कर रहे हैं कि साहब हम तो इतने-इतने फिगर्स में जो है पैसा लेंगे। तो वो मजबूरी हो जाती है, हर इंस्टीट्यूट हायर भी नहीं कर सकता। विकास सर के बारे में क्या सोचते हो आप? विकास सर पर्सनली मुझे एज़ एन इंडिविजुअल मुझे पसंद है। पसंद है आपको? मुझे पसंद है। वो बहुत कायदे की बात करते हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी लगते हैं। और जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ या जितने भी स्टूडेंट्स को, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दृष्टि से मेरे इंस्टीट्यूट में आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। मैंने कभी किसी से भी उनके अगेंस्ट नेगेटिव चीज़ नहीं सुनी। वो मैंने भी नहीं सुनी। पर्सनली मैं मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मौका मिले तो मैं उनके साथ बैठूँ, उनसे बात करूँ। तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी लगते हैं। पर्सनली उनकी जो भी लाइफ़ है उस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जितना मुझे पता है और जितना मैंने सुना है तो मतलब मुझे एज़ एन इंडिविजुअल वो बढ़िया लगता है। अच्छा आकाश जी बताओ, जो बच्चे आते हैं कैंडिडेट कोचिंग के अंदर, वो क्या गलती करते हैं? मेजरली क्या गलती होती है उनकी? सर सबसे बड़ी जो गलती है उनको चाहे वो कोचिंग में आए हों, चाहे नहीं आए हों, दोनों केस में सिमिलर होता है। सर वो एक आपने टर्म सुना होगा फोमो, बिल्कुल सुना। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। सर वो उनके अंदर क्रिएट एक तो अपने से भी होता है और कुछ अगल-बगल के लोगों से भी होता है। लेट्स से कोई एक स्टूडेंट है, वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, उसके नोट्स हैं, उसके बुक्स हैं, उसमें उसको वो फ़ोकस ले करके पढ़ रहा है, बट उसका एक सिमिलरली दूसरा दोस्त है, जो दूसरे रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो कर रहा है या दूसरे सोर्सेज़ को फ़ॉलो कर रहा है। अब वो बात-बात में अगर ऐसा कह दे, "अरे! ये तूने नहीं पढ़ा क्या? ये तेरी चीज़ में नहीं है क्या? अरे यार! तू ये वाली फ़ॉलो कर ले।" स्टूडेंट उस माइंडसेट में होता है सर, आपको जब बच्चे एक प्रिपरेशन फ़ेज़ में होता है और वो उस माइंडसेट में होता है कि जो चीज़ जो बढ़िया बोल रहा है, सब कुछ कवर कर लो। बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सर। यूपीएससी इज़ अ वॉर। यूपीएससी इज़ अ वॉर। मेरा मानना है ऐसा, यूपीएससी इज़ अ वॉर। एग्ज़ामिनेशन जो प्रिपरेशन जो 1 साल का जो टाइम पीरियड इज़ अ वॉर, और वॉर में चाहिए होते हैं वेपन्स। ठीक है? आपने सुना होगा सर, हमारे जैसे अर्जुन जी थे, उनको उनके पास जो वेपन था, वो जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, वो उनका तीर और धनुष था। हमने कृष्ण जी के बारे में सुना है, उनका भी वेपन है। तो सर हम हमेशा स्टूडेंट्स को बताते हैं ये कि भाई आपके जो सोर्सेज़ हैं, जो आपके मेंटर बता रहे हैं, जो आपको पता चला, आपको उस पे ट्रस्ट करना है। वो आपका वेपन है। अगर आप उस पे ट्रस्ट करोगे, उसको उसकी यूटिलाइज़ेशन को समझोगे, तो वो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर करेंगे। क्योंकि कई मेंटर्स हो गए या हम लोग भी हो गए सर, हम लोग ने जब उस सोर्सेज़ को कई बार पढ़ा है, कई बार उसमें से एग्ज़ाम सेंट्रिक नोट्स निकाले, तो हमें पता है कि हर सोर्स अपने लेवल पे इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल है। उसे यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। राइट, राइट। यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि उस पे ट्रस्ट ना करके जो थर्ड पर्सन बता रहा है, फिर तुरंत स्विच कर जाते हैं। तो फिर ना ये पढ़ पाते हैं, ना दूसरा पढ़ पाते हैं। अली सर आप बताओ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है? मतलब ऑनलाइन पढ़ेगा तो भी निकल जाएगा या फिर ऑफलाइन पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? ऑनलाइन की नीड जो है, भई वक़्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। कोविड के बाद से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऑनलाइन क्लासेस अब लोग हैं अपने घर का कम्फ़र्ट छोड़ के बाहर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन ऑफ़लाइन का कोई बदल नहीं है ना? आप जो किसी टीचर के सानिध्य में बैठ के सीख सकते हैं, वो आप ऑनलाइन नहीं सीखते। देखिए ऑनलाइन में एज़ अ फैकल्टी मेंबर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा लेक्चर अगर 3 घंटे का है तो 3 घंटे में ऑनलाइन आपकी क्लास खत्म हो गई। हुँ। लेकिन जो मेरा ऑफ़लाइन का बच्चा है वो 3 घंटे के बाद भी मेरे साथ बैठा है। बैठा रहेगा। 3 घंटे के बाद भी वो मुझसे मिल सकता है। ऐसा होना चाहिए। देखिए अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, टीचर आते हैं जैसे मैंने कहा दर्शन देते हैं, चले जाते हैं, अब बच्चे से कोई मतलब नहीं है। बच्चे और टीचर के बीच में इतने बैरियर इंस्टीट्यूट ने खड़े कर दिए हैं कि साहब आप 1 हफ्ते का जो है अपॉइंटमेंट लीजिए। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि सर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो साहब क्लास के बाद बच्चे इतना टाइम होना चाहिए कि आप बच्चों से मिल सकें इंडिविजुअली। राइट, राइट। ये यूपीएससी के टीचर जो है,
वो ज़्यादा कमा रहे हैं आज आईआईटी वालों से, हाँ। तो जेलेसी की भावना आ जाती है यहाँ पे। अरे भाई साहब तो 2-5 लाख रुपए के मालिक हो गए, हर महीना कमा रहे हैं। तो ये भावना आनी चाहिए क्या? नहीं, ये गलत आओ। बात है सर, बहुत गलत बात है। सर ये बहुत ही जेन्युइन सवाल आपने पूछा है। ये बिल्कुल ये कभी इस पर डिस्कशन में नहीं होता। सर जो भी ये जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं यूपीएससी इंडस्ट्री में, वो जिसको कहा जाता है ना कि इस फैकल्टी का अच्छा पैकेज है या ये फैकल्टी अच्छे, जैसा कि मैं बताऊँ आपको कि बहुत से ऐसे अच्छे फैकल्टी हैं इस इंडस्ट्री में, जिसकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस उतनी नहीं है। बट उन्हें स्टूडेंट, एक जो सिंसियर स्टूडेंट है, वो बाय नेम जानता है और वो अपने क्राफ्ट का, अपने आर्ट का वो उतना पैकेज ले रहे हैं, क्योंकि उनके नाम पर बच्चों को हेल्प मिली है एज़ फार एज़ उनका जो सब्जेक्ट कंसर्न है। सिमिलरली सर होता क्या है कि लेट्स से आईआईटी है, आईआईएम है, उसमें एडमिशन्स होते हैं, या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर लें जो क्लेम करते हैं हम इतने का प्लेसमेंट कराते हैं या एवरेज प्लेसमेंट हमारे यहाँ इतने का हुआ है। सर वो इन द एंड वो इंस्टीट्यूट में लोग जाते हैं भाई, उनका एक ही मोटो होता है कि हमें यार जॉब करनी है और जितनी अच्छी प्लेसमेंट लग जाए। कुछ लोगों की करोर्स में भी प्लेसमेंट्स लगती हैं, लैक्स में भी लगती हैं। लेकिन एज़ फार एज़ यूपीएससी इज़ कंसर्न, यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन की, वो पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है? और उनका मोटिव ये स्टूडेंट्स का ही पब्लिक सर्वेंट बन, उनको जो पढ़ा रहा है, जो उन्हें सिखा रहा है, जो समझा रहा है, वो उस क्राफ्ट पे इतना होल्ड रखता है कि उसकी उतनी वैल्यू बनती है। उसमें अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि जेलसी की कोई बात है ही नहीं। क्यों क्यों न उन बाकी चीज़ों पे क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता है? जो बच्चा 10th में है, जो बच्चा 12th में है, जैसे कि सर आपने बोला कि फैकल्टी की जो सैलरी है, पैकेज है, उस पे बात होती है। सर यूपीएससी इंडस्ट्री में फीस पे भी बात होती है कि इतनी फीस क्यों ले रहे हैं? अरे भाई जो बच्चा 10th-12th में आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है, उसकी भी तो लगभग उतनी फीस है, उस पे कोई कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता है? सर ने तो बात स्टार्ट ही ऐसे करी थी, नर्सरी की उससे ज़्यादा फीस है। हाँ, नर्सरी आदमी की उससे भिंडी और ज़्यादा है। ब्रिंजल बनने के लिए यार उतना पैसा दे हाँ। रहा है फैंसी ड्रेस में घूमने के आपने लिए। आपने कहा था कि उसमें जो फैकल्टी है या जो भी पढ़ाते हैं नर्सरी में, उनकी फीस बहुत, मतलब उनकी सैलरी बहुत कम है। फाउंडेशन जो कर रहा है बच्चे की, उसकी सैलरी का वो उसकी बंदेगी, उसकी जबकि मेरे सैलरी को ऐसा लगता है कि उनकी सैलरी आनी चाहिए, क्योंकि वो फाउंडेशन बेस वहाँ से बन रहा है। उसमें सर क्या ये है बड़ी सर, विडंबना है हाँ, अपने सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की, कि इस प्रोफ़ेशन को, टीचिंग प्रोफ़ेशन को कभी ल्यूक्रेटिव नहीं बनाया गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सब बच्चे की जर्नी है ना डिफरेंट स्टार्ट होती है। मतलब कोई किसी को इंग्लिश बोलना तक नहीं आएगा, 8th क्लास में आएगा, कोई किसी की तो मेड ही इंग्लिश बोल रही होगी, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा करके वहाँ से। तो हर बंदे बच्चे की जो जर्नी है ना, वो डिफरेंट स्टेज पे स्टार्ट होती है। हर बच्चे की डिमांड अलग-अलग होती हाँ। है और यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो ईगो क्रशर है। हाँ, जिस भी फ़ील्ड से बच्चा आता है ना, यूपीएससी पहले ईगो क्रश करता है। आपके पास टैग है आईआईटी, आईआईएम, आप अच्छा, ईगो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जो पहले से बच्चा इंटेलिजेंट है ना, पढ़ के जो आ रहा है, उसको पढ़ाना बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। इसलिए नहीं कि वो सवाल पूछ रहा है, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को बाकी बच्चों से सुपीरियर समझ के बैठा है। पहले ही दिमाग में बैठा है। पहले ही हम दिमाग में कि अरे हम तो हम यार तो आइडियन आईआईटी हूँ, आईआईएम से हम तो क्रैक कर लेंगे, हम तो पहले ही बहुत बड़ाई करके आए हैं। बट ऐसा होता नहीं जनरली। नहीं होता है सर। सर फ़ील्ड अलग है ना। जो ह्यूमैनिटीज़ करके बच्चा है, आप किस बात से डिसाइड कर रहे हैं कि साहब वो कम इंटेलिजेंट है? हाँ। ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई आप अपने स्ट्रीम देख के आपने मान लिया कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप ज़्यादा लेबोरियस हैं, आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। पहले ईगो क्रश करता है, फिर सबको कहता है कि कर ली ना ग्रेजुएशन, जाओ एनसीईआरटी पढ़ो। वापिस वही लेके आता है। एग्ज़ैक्टली। अब आपने चाहे पीएचडी करी हो, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने मास्टर्स किया हो, चाहे बैचलर्स किया हो, यू आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स, गोइंग बैक टू द वेदास, राइट? तो उसमें क्या होता है कि यही चीज़, जैसे जो मैंने ल्यूक्रेटिव चीज़ बनाने की, मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये एस्पायर करते हैं कि आई विल अर्न, आई वांट टू बी अ स्कूल टीचर? एक भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक भी एक नहीं भी है नहीं सर। होगा। तो जिस चीज़ के लिए आप एस्पायर नहीं कर रहे हैं, हाँ। वो चीज़ मिल किसको रही है? उस इंसान को जो कुछ नहीं कर पाया टेक्निकली। भाई जिसकी खुद 40-50% आ रही थी स्कूल में, उसको लगा कि यार इंजीनियरिंग तो नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए, क्या करते हैं बीएड कर लेते हैं, स्कूल टीचर बन जाते हैं। यार जो खुद नहीं पढ़ रहा था, वो भी बाकी लोगों को कैसे पढ़ाएगा? अब वो टीचर जब आ जाते हैं, ज़्यादातर की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ डेफ़िनिटली कुछ बहुत अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है, बच्चे ने सवाल पूछा हाँ। कि साहब ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, अच्छा हमसे पूछोगे? अच्छा ये पूछ रहा, पहले ये बताओ ये समझ में आया? जब ये नहीं समझ में आया तो ये क्यों पूछ रहे हो? आप जो क्यूरियोसिटी है उसको मार रहे हैं बच्चे को। अब बच्चा डिटैच हो गया पढ़ाई से।
आपने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसको। जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो उस बच्चे को हम कह रहे हैं कि साहब मीडियोकर है, पढ़ने में अच्छा नहीं है। अरे आपने उसका बच्चा ही मार दिया यार, क्यूरियोसिटी ही मार दी। तो अब जो कोचिंग में टीचर्स आ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की कोचिंग हो, चाहे यूपीएससी की कोचिंग हो, चाहे कहीं की भी हो, वो पढ़ाने के लिए जो इंसान आ रहा है, उसको इंस्टीट्यूट इस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहा है कि यार ये बढ़िया है। ज़्यादातर जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, एडटेक और भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इंसान उस फील्ड के टॉप नॉच पोजीशन पे है। उसको पता है कि कैसे पढ़ाना है। और जैसे कह देते हैं ना कोचिंग सेंटर में तो रटवाया जा रहा है, नहीं गलत बात है, गलत धारणा है। नहीं रटवाया जा रहा है। चीज़ों को जो अच्छा टीचर है बहुत बेसिक से पढ़ाता है। इसीलिए बच्चों को पसंद आती है। मेरी अपनी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा मैं आपने बैकग्राउंड पूछा था, मेरे फादर और मदर दोनों टीचर्स हैं। फादर भी पीएचडी है, मदर भी पीएचडी है। मदर मेरी ज्योग्राफी में पीएचडी है, उसी की वजह से ज्योग्राफी में जो है इंटरेस्ट आया मुझे। मेरी क्लास में मैंने तो ज्योग्राफी में पीएचडी नहीं करी, मेरा बैकग्राउंड है साइंस का। लेकिन मैंने इतना टाइम दिया सब्जेक्ट पे कि आज की डेट में ज्योग्राफी मास्टर्स करके जब बच्चा आता है वो कहता है सर जैसा आपकी क्लास में समझ में आया मुझे मास्टर्स में नहीं समझ में आया। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं कॉलेज प्रोफेसर्स वैसा? राइट। क्यों? खान सर के बारे में क्या ख्याल है आपका? खान सर कैसा पढ़ाते हैं? देखिए उनका पूरा जो पेड क्लास है वो तो मैंने अटेंड नहीं करी। हाँ, है ना? अनपेड क्लास। जो यूट्यूब है व्हेन यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यू विल बी मास्टर ऑफ नन। ऐसा बोल रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो एज़ एन एक्सपर्ट के अगर वो यूपीएससी की क्लासेस पढ़ाएँ तो फिर मैं समझूँगा थोड़ा-सा गलत होगा एज़ ऑफ नाउ। लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में डेफ़िनिटली वो बहुत ज़्यादा है। राइट। है ना? जिस स्तर से उन्होंने लोगों को उठाया है, जिस जिस भी एग्ज़ाम की उन्होंने तैयारी करवाई है, उनके बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं। तो उन पे जो उनका इम्पैक्ट रहा है, जहाँ से उन्होंने बच्चों को उठाया और सपना देखना सिखाया, मैं समझूँगा कि बहुत क्रूड लैंग्वेज में पढ़ाने वाला एक ऐसा टीचर आया जो लोगों के दिलों पे छा गया। राइट। लोग कनेक्ट कर पाए लोग कनेक्ट कर पा रहे कि उनकी वोकैब्युलरी बातों से, से। उनकी बातों से। तो टीचर को ऐसा भी होना चाहिए। तो हाँ, यूपीएससी फील्ड का मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पढ़ाया है तो और अब उनका इंस्टीट्यूट चल रहा है तो लेकिन उन्होंने टीचर्स डिफरेंट रखे हैं। राइट। जो यूपीएससी के टीचर्स हैं वो डिफरेंट है। तो जो ज़मीनी स्तर पे उन्होंने काम किया मुझे लगता है बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने। अच्छा आकाश सर आप बताओ कि जेईई, नीट और यूपीएससी मतलब इसकी कोचिंग की नेसेसिटी थी या फिर एक स्कैम बना दिया इसको? सर अगर मैं इसकी बात करूँ, एकदम बेसिक से बात करते हैं। अपने इंडिया में सर कोचिंग का कल्चर हमेशा रहा है। पेरेंट्स जैसे कि नर्सरी में अगर बच्चा है तो नर्सरी में आज के डेट में चलता है प्ले वे। उसमें जैसे कि सर ने मेंशन किया, भिंडी, आलू, ब्रिंजल बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि आज के डेट में दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। राइट। तो वो बच्चे को प्ले वे में सेंड कर देते हैं कि भाई उस कुछ टाइम तक वो वहाँ पे एंगेज रहेगा। सर आप भी ये चीज़ जानते होंगे कि बच्चे चाहे वो नर्सरी में हो, एलकेजी में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में, पहले चलता था ट्यूशन। ट्यूशन चलता था, ट्यूशन जैसे-जैसे क्लासेस बढ़ती थी, फिर वो ट्यूशन से फिर वो क्लासेस में आते थे। क्लासेस में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होती थी, वहाँ पे 100-100 बच्चों की, 50 बच्चों की क्लासेस चलती थी। तो मुझे लगता है ये स्कैम एज़ सच तो नहीं है। ये इंडिया के कल्चर में ये एक तरीके से गाइडेंस लेना या ट्यूशन लेना ये हमेशा से था। रीज़न बीइंग एजुकेशन का जो सिस्टम रहा है, अगर स्कूल्स में या जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अगर उस लेवल पे पढ़ाई होती, उस तरीके से पढ़ाया जाता, तो मुझे लगता है बहुत स्टार्टिंग से उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ़ उतना ही पढ़ाया जा रहा है जो स्कूल्स के लिए रिक्वायर्ड है। आपकी जो कोचिंग है उसका नाम है एग्जाम मिनिस्ट्री। जी। एग्जाम मिनिस्ट्री क्यों रखा? ये तो सर बताएँगे, सर ने नाम रखा है। सर इसका नाम एग्ज़ाम मिनिस्ट्री इसलिए रखा है क्योंकि आप जब चाहे वो स्कूल में रहो, चाहे आप ग्रेजुएशन में आओ, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को लेके आओ या फिर चाहे आप ज़िंदगी में भी कहीं पे रहो, तो हर लेवल पे आपको एग्ज़ाम देना है। राइट। ठीक है? और इसका हमने एग्ज़ाम मिनिस्ट्री नाम इसलिए भी रखा है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, बहुत इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो सर। नोन एज़ मदर ऑफ ऑल एग्ज़ामिनेशन। मदर ऑफ ऑल एग्ज़ामिनेशंस एंड उसके सिलेबस से बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस के सिलेबस बने हैं। ठीक है? अगर आप सिंसियरली यूपीएससी कर रहे हो, तो आप बाकी एग्ज़ामिनेशंस को कैटर कर सकते हो। लाइक उनकी प्रिपरेशन करके उनको क्रैक कर सकते हो। तो अभी एग्ज़ाम मिनिस्ट्री फॉर यूपीएससी है ये। और यूपीएससी में क्योंकि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन है, मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो वनडे एग्ज़ामिनेशंस है, एसएससी है, डिफेंस एग्ज़ामिनेशंस है, यूपीएससी और भी एग्ज़ामिनेशंस कराते हैं जिसके बारे में उतना यूपीएससी लाइमलाइट में नहीं है। ईपीएफओ है, सीडीएस है, देन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है,
यूपीएससी एक और एग्जामिनेशन जियोलॉजिस्ट लेवल पे एग्जामिनेशन कराता है, बहुत से स्टेट सर्विसेज है, राइट। उसमें क्या गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा गाइडेंस जिसको चाहिए कम टाइम टाइम पे राइट गाइडेंस, उसमें बच्चों को ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। एक मेंटर, एक गाइडिंग सोल उनको वहाँ पे भी चाहिए, चाहे वो सिंगल एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ामिनेशन क्यों ना हो। तो इसका थॉट प्रोसेस ये है कि वी आर स्टार्टिंग एग्ज़ाम मिनिस्ट्री फ्रॉम यूपीएससी, बट डाउन द लाइन हम हर उस एग्ज़ामिनेशन को कैटर करेंगे, हुँ। जहाँ पे जो लूपहोल्स या वैक्यूम्स रह चुके हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को एक्चुअल गाइडेंस नहीं मिल रही है। उसका रीज़न ये भी है सर कि एक्चुअल गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। अगर एक बार में गाइडेंस बच्चे को मिल गई, बच्चा क्लियर कर लिया, फिर तो आएगा नहीं। राइट। जितना टाइम बच्चे को आप एंगेज रखोगे, उतने टाइम आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। रेदर देन क्रिएटिंग स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोडक्ट या चीज़ जो कि एग्ज़ाम निकालने में क्लियर होगा और वो इन द एंड बच्चे को हेल्प करेगा। और आज के डेट में सर जो परसेंटेज है यूथ का, जब से कोविड आया है सब लोग गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन की तरफ स्विच किए हैं। एक टाइम था जहाँ पे सिर्फ फॉर्म भरते थे यूपीएससी का 4 से 6 लाख लोग, आज के डेट में 13 लाख है। आने वाले टाइम में वो बहुत बढ़ेगा। एसएससी आज के डेट में लोग 23 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। 23 लाख। एक टाइम पे 9 लाख, 6 लाख इस तरीके से भरते थे। तो सर वो ये गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन की जो स्टेबिलिटी है या उसके तरफ जो अट्रैक्शन है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। प्रोवाइडेड अगर आप बच्चों को उनको सही टाइम पे सही चीज़ एग्ज़ाम क्लियर करने का प्रोवाइड करा दोगे, तो ना तो इंस्टीट्यूट के रेवेन्यू में कोई इश्यू आएगी और ना ही बच्चों का एक जो धारणा बन चुकी है इंस्टीट्यूट्स को लेकर कि ये सिर्फ़ पैसा लूटते हैं और ये सारे कोई गाइडेंस नहीं मिलती, वो भी धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी। अली सर, आप एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे कि एग्ज़ाम क्लियर करना तो ठीक है, पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो बात आती है, तो क्या आप सिर्फ़ पढ़ाते हो या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी फ़ोकस करोगे? सर मैं अगर नहीं करोगे तो हाँ, कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं हाँ, फिर। देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपके जो है, मैं आंसर नहीं कर पाया था। मैं 2 चीज़ों को कंबाइन करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक सवाल पूछा था आपने अभी थोड़ी देर पहले कि क्या बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्वालीफाई करना पॉसिबल है? उसका हमने जवाब दिया। फिर आपने पूछा कि कोचिंग एक स्कैम है। ठीक है, उसका सर ने जवाब दिया था। मैं ये 2 चीज़ों को कंबाइन करके फिर पर्सनैलिटी की बात करता हूँ। देखिए सर, तैयारी एक समुंदर के तरीके से है। अब आपको एक आइलैंड पे जाना है, तो आप एक आइलैंड पे तैर के भी जा सकते हैं। अगर आप उतने बढ़िया स्विमर हैं तो। तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंट आदमी वो होगा जो एक शिप ले ले, जिसके पास एक गाइड हो, एक कंपास हो, तो उसकी जर्नी थोड़ी ईज़ी हो जाएगी। इंस्टीट्यूट्स आपकी जर्नी को ईज़ी करते हैं। अब मुद्दा ये है कि साहब आपको कोचिंग की ज़रूरत क्या है? अब इसमें मैं एक रिलेट करता हूँ कि देखिए जहाँ पे भी कॉम्पिटिशन होगा, वहाँ पे हर कैंडिडेट को एक एज चाहिए। हुँ। हमारे एरा के सबसे बड़े स्टार, सबसे बड़े क्रिकेट प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। जी, उनको कोच की क्या ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ज़रूरत। उनसे ज़्यादा तो क्रिकेट किसी को नहीं आता था। रॉजर फेडरर से ज़्यादा लॉन टेनिस आता है किसी को? किसी को नहीं। ये नडाल से आता है? माइक टायसन से ज़्यादा बॉक्सिंग आती थी किसी को? सबके पास कोच था। हुँ। क्यों था? इसलिए था कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर गुड, एक कोच की ज़िम्मेदारी ये होती है कि आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को देख के उसे सॉल्व करे। एक कैंडिडेट हो सकता है हू इज़ एक्सेप्शनली गुड एज़ फार एज़ हिज़ लैंग्वेज इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ हिज़ एक्सप्रेशन इज़ कंसर्न्ड, लेकिन हो सकता है उसके पास अच्छा कंटेंट ना हो। हुँ। एक इंसान ऐसा है जिसके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उससे यार आंसर की 2 लाइन नहीं लिखी जा रही हैं, दोनों की नीड अलग है। एज़ अ कोच, एज़ अ टीचर, एज़ अ गाइड मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ, कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करूँ और उनको उनके हिसाब से दवाई दूँ। राइट। यही डॉक्टर का काम है। तो जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे, आपको एज अगर किसी चीज़ से मिलती है, तो आप वो चीज़ फ़ॉलो करेंगे। एक इंस्टीट्यूट वो एज देता है। सेइंग दिस, बैसाखी के सहारे रेस नहीं जीती जा सकती, बिल्कुल नहीं जी, हाँ, ठीक है? अगर आपको रेस जीतनी है तो खुद दौड़ना पड़ेगा। राइट। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर सेल्फ प्रिपरेशन से होगा कि कोचिंग से होगा? यार जो कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है, क्या वो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है? कर रहा है। सेल्फ स्टडी तो हर इंसान कर रहा है ना, तो ये तो सवाल ही नल एंड वॉइड हो गया। सेल्फ स्टडी चाहे मैं पढ़ाऊँ, उसके बाद भी अगर अच्छा आपने पूछी मिस्टेक क्या करते हैं कोचिंग में बच्चे जाके? आधे बच्चों को ऐसा लगता है कि कोचिंग की फीस देने के बाद मैं जाऊँगा उनका एग्ज़ाम लिखने। ये थॉट प्रोसेस रहता है। कि साहब अब आप आ गए तो आपको सिर्फ पका हुआ खाना नहीं चाहिए, चबा के डाइजेस्ट करके उनको दे दिया जाए। या हम क्या करें सर कोचिंग जॉइन कर ली। अरे भैया पढ़ना पड़ेगा, आप ही को पढ़ना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। तो ये जो माइंडसेट है, यहाँ पे आती है पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपको देख के पता लग जाता है कि बच्चों को यार ये बच्चा शायद निकाल सकता है? 99% लग जाता है? 99 मेरे को देख के लग रहा है मैं निकाल वो पाऊँगा। सिंसियरिटी पे थापते सर होती है। सिंसेरिटी देखिए सर निकालने को उस पर मैं इस पे ऐड ऑन करूँगा कि सर वो जब हम यूपीएससी रिलेटेड जब डिस्कशन करेंगे, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पे लेकर बात करेंगे, या
तब वो चीज़ पता लग जाए। पता लग जाएगी। जैसा कि सर ने बोला कि बच्चों को लगता है कि वो खुद ही जाएँगे एग्ज़ाम देने, तो उसमें जो गलतियाँ करते हैं बच्चे वही करते हैं, क्लास में पढ़ लिया, नोट्स आ गया। सर इंस्टीट्यूट का जो काम होता है, जैसे यूपीएससी की पढ़ाई में बहुत सी चीज़ें लगती हैं, नोट्स लगते हैं, फिर करंट अफेयर पढ़ना होता है, द हिंदू पढ़ना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है कि जो आप ये सोर्सेज़ फाइंड आउट कर रहे हो ना, सिम्प्लीफाई करने के लिए, हम वो सिम्प्लीफाई करके दे रहे हैं। हुँ। उस पे ट्रस्ट करके वो करो। वो पहले ही सिम्प्लीफाइड कर देते पहले सिम्प्लीफाइड करके देते हैं। बच्चा क्या करता है, क्लास हो गई, पढ़ लिया, उसके बाद घर गए, रिलैक्स गए, फ़ोन उठाया, "बाबू खाना खाई हो?" बाबू पता नहीं खाई हैं कि नहीं खाई हैं, तुम मेरे से प्यार करती हो कि नहीं करती हो? बच्चे मेंटरशिप में ये इश्यूज़ भी पूछते हैं कि सर रात में 11:30 बजे सर हेलो सर बहुत ज़रूरी एक बात करनी है। हम कहा बताओ क्या हुआ? मुझे लगता है कोई सब्जेक्ट में इश्यू। सर मोटिवेशन चाहिए। क्यों? सर वो बात ही नहीं कर रही है। अब आप ऐसा ये सही स्टोरी है? ये सही स्टोरी है सर। ये रियल स्टोरी है जो ये बता रहे हैं? एंड बीइंग अ मेंटर आप ये नहीं कर सकते, अबे फ़ोन रखो पागल ऐसी बातें करो, नहीं कर सकते। करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सर हम सब लोग एक उस फ़ेज़ से कहीं न कहीं गए हैं। हाँ। हर स्टूडेंट जाता है, हर लेवल पे जाता है। अगर मैं वहाँ पे उसको बहुत ही रूड वे में कह दूँ कि तुम्हारा कभी नहीं होगा, इन सब फालतू चीज़ों में पड़े रहोगे, तो सर वो कभी भी अपनी मन की बात मेरे से करने आएगा ही नहीं। मैं उसको बात को सुन के, समझा के उसे डायरेक्शन दे सकता हूँ कि ये अभी टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का, ये सोचने का। क्योंकि कहीं न कहीं सब लोग उस टाइम से फ़ेज़ से गुज़रे, पता है कि भाई नहीं करना है वो। क्यों कैसे नहीं करना सर? 12th फेल मुँह में बताया बकायदा वो लड़की ने बोला है कि हाँ, ये बहुत हाँ, बहुत कि बेहतरीन पॉइंट है सर। हाँ, इतना बढ़िया बात बोल दी उसने, अगर तुमने हाँ बोल दी तो मैं यूपीएससी क्या मैं कुछ दुनिया भी कर पलट दूँगा। हाँ, दुनिया पलट दूँगा। सर ये केस अपने आप में थोड़ा-सा एक्सेप्शन है। हाँ, मतलब हर चीज़ में एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं। नहीं मेरे फ्रेंड ने रैंक निकाली है सर इस सर वजह वो से। भी वही एक्सेप्शनल एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों कह रहा हूँ? लड़की के लिए सर क्यों एक्सेप्शन कह रहा कि हूँ कि लड़की ने हाँ बोल दी कि मैं निकालूँ मतलब हाँ, तुमने आई लव यू बोल दिया तो मैं यूपीएससी क्लियर कर दूँगा। हाँ। अब ये सर बच्चे को आइडेंटिफ़ाई करना है ना कि जिसको तुम पसंद कर रहे हो जिस लड़की को, वो तुम्हें एग्ज़ाम निकालने के लिए पुश कर रही है कि अब वापस बुला रही है कि बच्चे ने अपना टाइम टेबल बनाया, लाइब्रेरी में पढ़ना है, ये टास्क कंप्लीट करना है, तुम फ़ोन नहीं किए, तुम फ़ोन क्यों नहीं किए? उस पे पूरा लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, तुम मिलने क्यों नहीं आए, तुम टाइम नहीं दे रहे हो। फिर वो भी परेशान है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। सबसे ज़्यादा आज की डेट में परेशानी है कि भाई बच्चा पढ़ाई में इन्वॉल्व्ड है। जब पढ़ाई में इन्वॉल्व वो टाइम नहीं दे रहा है तो पता चल रहा है कि भाई दोनों केस में, चाहे लड़के के केस में, चाहे लड़की के केस में, जहाँ टाइम नहीं मिल रहा है फिर वो अपना टाइम कहीं और मैनेज हो रहा है। तो वो भी एक क्रिएट होता है इश्यू। तो बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे लग रहा है कि वो मेरे को चीट कर रहा है या चीट कर रही है। मैं क्या करूँ सर मेरा मन नहीं कर रहा है। अब बीइंग अ मेंटर बताना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो? क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? नहीं मैं क्या इसमें बता जो दो है क्या हुआ उसका? मैं एक रिलेशनशिप एडवाइस देता हूँ। सारे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक रिलेशनशिप एडवाइस मैं ये देना चाहता हूँ। देखिए पहली बात तो ये सर कि जो बच्चा देखो आपको तैयारी बहुत कर रहा लोग है फॉलो करते हैं, सही एडवाइस हाँ, देंगे नहीं भाई। बिल्कुल सही। हाँ, मैं सर देखिए गलत एडवाइस देता ही नहीं हूँ। हाँ, बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो 18 साल से तो ऊपर है। हाँ, जब उसको सरकार चुनने का अधिकार है तो प्यार करने का भी अधिकार है। बिल्कुल है। ठीक है? तो उसमें तो साहब हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। मुद्दा ये है एडवाइस जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि साहब अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और चीज़ें सही चल रही हैं, तो जस्ट बिकॉज़ किसी जीनियस ने आपसे ये कह दिया कि नहीं, नहीं रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए तो ब्रेकअप कर दो, ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा आपके माइंड में। आपके पार्टनर जो भी पार्टनर है, जो सुन रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पार्टनर से भी मेरी रिक्वेस्ट है उनको सपोर्ट करिए। टाइम देना चाहिए, ज़रूरी है। आपके 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से अगर आपने आधा घंटा, 1 घंटा दे दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पढ़ाई का टाइम है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करिए। और जो लोग सिंगल हैं, जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, वो प्लीज़ रिलेशनशिप में अभी ना आएँ। और इसी टाइम बहुत कस के मन नहीं है, करता है आने हाँ। का। वो नहीं आएँ क्योंकि वो भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। हुँ। वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि फिर आप किताब खोलेंगे, उनका खूबसूरत चेहरा आपको नहीं किताब में फिर नज़र 12th आ फेल रहा है। मूवी की बात करते हो तो पढ़ते-पढ़ते कुछ सेटिंग हुई ना। सर वही मैं बता रहा हूँ एक्सेप्शन सर एक्सेप्शन भी है सर उसमें ये भी बता मेरे रहा को हूँ कि लगता है वो सर एक्सेप्शन नहीं है, वो उसमें तो क्या ज़्यादातर लोग घुस जाते हैं इसके अंदर। सर देखिए ऐसा है ना उसमें पता चल जाता है ना सर जैसे मैंने मेंशन किया ना कि अगर रिलेशनशिप हेल्दी है, बढ़िया चल रहा है और आपको आपकी पढ़ाई जो आपने टास्क डिसाइड किया है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आ रहा है। आपका जो भी है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, वो उसमें एज़ अ हिंड्रेंस नहीं आ रहे। तो दैट मीन्स कि रिलेशनशिप हेल्दी चल रही है और आप कंटिन्यू रखो, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपको ये जहाँ ये थॉट प्रोसेस, ये डाउटफुल थॉट प्रोसेस जैसे आएगा आपके, तो इमीडिएटली समझ जाओ कि भाई कुछ टाइम बाद आपको वहाँ से कट ऑफ होना है। तो ये आपने जो दिल्ली में नहीं खोल के वहाँ पे लड़के-लड़के का रिलेशनशिप ज़्यादा है तो जयपुर में इसलिए खोला क्या?
वन ऑफ द रीजंस, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। क्योंकि मैंने सर अब पकड़ वहाँ पे लिया उसको। प्रिपरेशन अब हो नहीं रही है एक्चुअली। देखिए हाँ सर, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि इतना क्लटर्ड हो गई है ना ये जगह, यहाँ पे गाइडेंस से ज़्यादा मिस गाइडेंस चल रही है अब हर गली कूचे में। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि देखिए सर, एज अ स्टूडेंट ना, जब आपको नॉलेज गेन करनी है, जब आपको कुछ सीखना है, तो ह्यूमिलिटी होना बहुत ज़रूरी है इंसान में। ह्यूमिलिटी। अगर आप ये मान के क्लास में बैठेंगे कि जो पढ़ा रहा है इंसान उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, वो तो कैसे संभव है? हाँ, तो फिर वो नेगेटिविटी हो जाती है, क्योंकि वो रिसर्च करके आ रहे हैं, फलाने टॉपर ने ये बोला, ये किताब बताई। अब टीचर अगर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, हुँ। तो उनको देखते हैं कि यार ये जो किताब में जो ऑर्डर दिया है टॉपिक्स का, उस ऑर्डर में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सही नहीं पढ़ा रहे। वो तो पॉसिबिलिटी थी, अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, 1000 लोगों का पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैं अगर आपके बारे में कितनी भी रिसर्च कर लूँ, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे हो ही नहीं सकता है ना। कैसे होगा? तो यहाँ पे वहाँ पे जो जयपुर में जो स्टूडेंट्स मिले, बहुत सरप्राइजिंगली बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स मिले। दे आर वेरी अवेयर। 12th के बाद से उनको पता है कि उनको तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर प्रोग्राम जो अभी कॉलेज में है। तो बच्चे बहुत अवेयर हैं, बहुत हम्बल है। अगर कोई ग्रीवांस भी होता है तो बहुत इज़्ज़त से जो है वो पूछते हैं। अच्छा सर, मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। जब भी क्लास स्टार्ट होती है ना, तो मैं पर्सनली बच्चों से पूछता हूँ कि साहब क्यों बनना चाहते हो? क्यों क्रैक करना चाहते हो सिविल सर्विसेज़? क्यों आईएएस बनना चाहते हो? तो पहला जो जवाब आता है बड़ा लॉफ्टी सा आता है। ये देश का उद्धार करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा नहीं, इंटरव्यू वाला जवाब नहीं दो। असली चीज़ बताओ कि क्यों बनना चाहते हो? सही बात अब है। अब वो जो है वो जवाब मुझे चाहिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो अंदर से उनको क्लियर हो कि ये जो उन्होंने इतनी मुसीबत भरी जर्नी चुनी है अपने लिए, हुँ, कुछ भी कर सकते थे। हुँ। कहीं पे भी जॉब ले सकते थे। जब उन्होंने अपने लिए एक इतना डिफ़िकल्ट पाथ चुना, इतना बड़ा टारगेट चुना, तो अंदर से वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि नहीं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत देर तक नहीं चलता है कि आप रील देख रहे हैं, दरवाज़ा खुला, एक पैर बाहर आया, कैमरा कट होके ऊपर जा रहा है, फिर कैप पहनी उन्होंने। हर कोई चुलबुल पांडे नहीं है साहब। जॉब इज़ प्रीटी डिफ़िकल्ट। राइट। तो until and unless you know, you are sure yourself that this is the reason why I want to be an officer, तब तक नहीं होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है। आपने कहा मोहब्बत के लिए, वो भी हो सकता है। पेरेंट्स की प्रेस्टीज के लिए, वो भी हो सकता है। किसी-किसी का ये है कि साहब जॉब है बहुत अच्छी, ल्यूक्रेटिव, बहुत डाइवर्स चीज़ों में काम करने का मौका मिलेगा, वो भी हो सकता है। आप किसी ऐसी कम्युनिटी से आ रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैं जस्ट बिकॉज़ आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कम्युनिटी, आई नीड टू बी इन द सर्विसेज़, हुँ, जिससे कि बाकी लोगों को मोटिवेशन आए और वो तैयारी करें, वो भी हो सकता है। वो आपका इंडिविजुअल मोटिवेशन है। राइट। अगर आप बहुत क्लियर हैं अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए, फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आपकी जर्नी ईज़ी हो वो जाएगी। तो उसकी जर्नी हो गई। बताओ आप लोग कैसे अलग हो दूसरे कोचिंग सेंटर से? मैं आप पे क्यों बिलीव करूँ? दूसरे बच्चे क्यों बिलीव करेंगे? चलो 100 ने तो कर लिया, 1000 बच्चे क्यों बिलीव करेंगे? सर उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ने आया है फैकल्टी से। हुँ, स्टूडेंट और फैकल्टी की जो एक्सेसिबिलिटी है, हम अपने इंस्टीट्यूट में इसको 100% रखें। हमने ये एक प्रोसेस बनाया है कि एक क्लास के बाद 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का एक टाइम लिमिट है, जहाँ पे फैकल्टी जाएँगे और स्टूडेंट अपने डाउट्स उनसे पूछेंगे। हुँ, और वो फैकल्टी उस टाइम तक रहेगा जब तक बच्चे सारे बच्चों के डाउट्स ना खत्म हो जाएँ। एंड इन केस अगर कोई बच्चा ऐसा रह जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट होते हैं कि भाई सबके सामने नहीं पूछेंगे और थोड़ा-सा फ़ील करते हैं वैसा, स्पेशली लड़के जो लड़कियों के सामने हैं, मैं उनके सामने नहीं पूछूँगा। तो वैसा एक फ़ील करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट को एक स्टूडेंट ग्रीवियंस सेल भी है हमारा, जहाँ पे एक पर्सनल मतलब एक ग्रुप है, जहाँ पे स्टूडेंट अपने मैसेज डालते हैं, पर्सनल डीएम भी मुझे करते हैं कि सर मेरे को ये इश्यूज़ हैं, मेरे को फैकल्टी से बात करनी है। तो आई मेक श्योर दैट कि मैं उस फैकल्टी हैं उनसे स्टूडेंट से बात करवाता हूँ वन ऑन वन पे और उसके डाउट्स रिज़ॉल्व कराता हूँ। हुँ, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है सर कि हमारे स्टूडेंट क्यों ट्रस्ट करेंगे। हमने सबसे पहली चीज़ अपने जो भी कोर्सेज़ निकालते हैं या जो भी कोर्सेज़ बताते हैं, उनमें स्टूडेंट्स को कहते हैं कि पहले आप आओ, 1 वीक एटलीस्ट 1 वीक बैठो, क्लासेस लो। क्योंकि 1 दिन, 2 दिन या रिकॉर्डेड डेमो से जो चलते हैं, उससे स्टूडेंट ये नहीं पता कर पाएगा कि भाई क्लास का एनवायरनमेंट क्या है। जो फैकल्टी हमें पढ़ा रहे हैं उस वो स हम सर्टेन रिलेट कर लेवल पा ऑफ रहे हैं कि नहीं कर पा रहे रिलेट हो कर तो। पा रहे हैं कि नहीं, सर्टेन लेवल ऑफ टॉपिक्स पे सेम वे में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं एज़ अ डेमो वो मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है। हुँ, तो हम उनको ऑफलाइन या लाइव क्लास का एक्सपीरियंस देते हैं। राइट। मिनिमम 1 वीक। अभी तो ऐसा है कि सर बहुत से बच्चे 1 मंथ से ले रहे हैं। हुँ, उनको कोई फ़ीस के लिए कुछ ऐसा नहीं। जब 1 मंथ कंप्लीट हुआ है तब हमने अभी वैसे भी रिक्वेस्ट की है, पूछा है कि भाई फ़ीस-वीस का मन बन रहा है कि नहीं? तो उसमें क्या है कि सर बच्चा प्रेशराइज़ भी फ़ील नहीं कर रहा, उसको दिमाग में ये भी है कि यार वो पीछे नहीं पड़ रहा है यार कि फ़ीस दे दो, फ़ीस दे दो।
एक सर्टेन लेवल के बाद, क्योंकि 1 महीना समझना अपने आप में बहुत बड़ा टाइम है, ये समझना कि हमें यहाँ से एक्चुअल हेल्प मिल रही है, राइट? तो ये चीज़ ना करके वो स्टूडेंट के दिमाग में वो प्रेशर ना देके कि भाई 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब कोई सेल्स पर्सन फ़ोन कर रहा है कि भाई फ़ीस आनी है, ऐसे आना है यार। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अपने फाइनेंशियल कंडीशंस बताते हैं, तो हम अपने लेवल पे जो उनके लिए कंसेशन होता है या जो उनके लिए एक कह लो आप सहूलियत होती है ना? इंस्टॉलमेंट वाइज़ और वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम उनसे कहते हैं कि सर हम बैंक नहीं, हम रिकवरी नहीं कर पाएँगे। बस इस ट्रस्ट पे है कि भाई जो इंस्टॉलमेंट्स आएँगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लगती हैं, इंस्टॉलमेंट्स आपके टाइम पे आने चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। राइट। तो पेरेंट्स समझते हैं कि यार ये जेन्युइनली चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा पढ़े और हमारे बारे में भी ये चीज़ सोचें, जो कि ऑब्वियसली हम सोचते हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन में आज वो हैं, एक टाइम पे हमारे पेरेंट्स रहे हैं। राइट। तो उस चीज़ को हम समझते हैं, और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एक टाइम पे हम भी स्टूडेंट थे। पर्सनली मैं बात करूँ तो सर मेरा प्रिपरेशन फ़ेज़ में कोई गाइडेंस नहीं मिली, फैकल्टीज़ से कभी बात ही नहीं हो पाई। 700-700 800-700 बच्चे, मुझे बताया गया कि ऑफ़लाइन क्लास में एडमिशन हुआ, मैं खुश बहुत था कि ऑफ़लाइन फैकल्टी से डायरेक्ट बात करूँगा। क्लास में बैठा हूँ, स्क्रीन पे क्लास देख रहा हूँ मैं। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस कि ये कैसा ऑफ़लाइन है? अगर ऑफ़लाइन 500 क्लास में बच्चे भी बैठे हैं, 800 बच्चे बैठे हैं, 500-600 बच्चे भी बड़े-बड़े स्क्रीन पे हॉल में। देखना पड़े, इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे रहता, हाँ, स्क्रीन में देख लेता, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम अपने इंस्टीट्यूट में नहीं रख रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हम विल मेक श्योर दैट कि हमारे इंस्टीट्यूट के क्लासरूम्स में कोई स्क्रीन नहीं लगी रहेगी कि बच्चा स्क्रीन पे देखे। हो सकता है कि भाई अगर बच्चों का इंटेक ज़्यादा हो गया या हमारे पास वो सोर्सेज़ नहीं है, तो हम वो एडमिशन क्लोज़ कर देंगे। मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है खाने की या भूख लगने की, आप उतना ही खाओगे ना। उससे ज़्यादा खाओगे तो फिर दिक्कतें अपच हो आएँगी। जाएगा। अपच होगा, दिक्कत होगा। यहाँ पे लोग सब अपच के पीछे भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपच हो। क्या अच्छा अब इतने बैचेस बन गए एक के बाद एक 23 बैचेस 30 बिल्कुल और बहुत कैपेसिटी मज़ा आ नहीं रहा है, है। बहुत पैसा कमा रहे हैं। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है हाँ। कि इतने कम रिसोर्सेज के साथ आप सारे स्टूडेंट्स को एक तरीके से गाइडेंस दे पाओ, अगर आपका विजन है गाइडेंस देने का तो। आकाश जी और अली जी, हमने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया है। एक तो हम देखो, मैं किसी प्रोडक्ट प्रमोट करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। पहले मैं अब तो अपफ्रंट तो आप लोगों के सामने भी, इसलिए मैंने आपसे ऐसे सवाल करे कि क्या है। आप लोगों ने एक पेन पॉइंट को समझा, और मैं दिल से चाहता हूँ कि अगर आप इस पेन पॉइंट को एक लंबे समय तक अगर परस्यू करेंगे, तो बहुत लोगों की मदद होगी, अच्छा सिस्टम चलेगा। आगे फ्यूचर किसी को पता नहीं है, बट फिर भी स्टिल आई वांट कि जो आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हो, क्लियर कराने, लोगों को एग्जाम क्लियर कराने में मदद कर रहे हो, आप एक लंबे टाइम तक करते रहिए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इस पे मैं ऐड करना चाहूँगा सर, हम अपने इंस्टीट्यूट में ये चीज़ को समझे हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं, मतलब मैं मेक श्योर करता हूँ कि हर गार्जियन से मिलूँ पर्सनल लेवल पे, स्टूडेंट से भी। मेरा क्वेश्चन रहता है, क्यों करना है यूपीएससी? हुँ। तो अपने एक्स वाई ज़ेड रीज़न्स बताते हैं, कुछ को रीज़न्स भी नहीं पता है कि क्यों करना है। फिर मैं उसको टाइम देता हूँ सोचने का। फिर कुछ बच्चे से हॉबी पूछता हूँ। मैं एकेडमिक्स उतना नहीं पूछता, मैं हॉबी पूछता हूँ। बच्चों की हॉबी ही नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया करी, किसी की हॉबी नहीं है, हॉबी किसी को भी नहीं, पूछ लो। पता ही नहीं है। मेरी है पर मैंने कहा फ्री टाइम में क्या करते हो भाई? खेलते हो? नहीं सर, टहलना पसंद है। अरे हम कहे भाई एक एज के बाद टहला जाता है। टहलते क्या हो? खेलना, कुछ स्पोर्ट्स, कोई चीज़ पसंद है? नहीं सर, वो नहीं है। तो उस पर डिस्कशन होता है। फिर उन बच्चों को हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सर काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे सेशंस लेते हैं, वन ऑन वन सेशंस लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उन पर डिस्कस करते हैं और उनको एक टास्क देते हैं कि यार तुझसे बात करके या स्टूडेंट से बात करके मुझे ये समझ में आ रहा है, आप ये चीज़ करके देखो। जैसे उसमें से जो चीज़ निकल के आई, एक बच्ची है, उसको पेंटिंग वो करना बहुत पसंद है, एंड इनफैक्ट वो अपने घर में बहुत ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर सकती कि यार मैं को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है। तो वो छुप-छुपा के करती है, उसको सेल करती है, उससे पॉकेट मनी निकालती है। और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज अगर हमें जैसे हमें पता है, क्योंकि हम ये कह पा रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज़ पता है हुँ। और वो कंफर्टेबल है हमसे, इसलिए वो उसने बताया है। स्पोर्ट्स, कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। हम आगे चल के ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर संडे हम सारे स्टूडेंट्स के साथ स्पोर्ट्स खेलेंगे, इंक्लूडिंग अस। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, बट सिर्फ़ क्रिकेट तक नहीं रहेंगे, लेकिन और भी स्पोर्ट्स खेलेंगे। सेशंस होगा, यूपीएससी के जैसे यूपीएससी कन्वेंशनल मेथड में चल रहा है, क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन स्किल्स पे कोई काम नहीं कर रहा है। राइट। सर एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल से निकलेगा, मेंस के आंसर राइटिंग स्किल से निकलेगा। नहीं। उस पर कोई चीज़ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि सर यूपीएससी 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं, जिसका स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं रहता है। बिल्कुल आइडिया था। स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड बिल्ड करते हैं।
स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि भाई बेटा तुमको एप्टीट्यूड बिल्ड करना है। अरे वो आया ही आपके पास इसलिए कि आप बताओ कैसे करना है। तरीके होते हैं, वो तरीके बताने के लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ही होते हैं या गाइड ही होते हैं, या लेट्स से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो रिटायर हो चुके हैं, जो पेपर सेट एक टाइम पे करते थे, वो खुद बताते हैं, समझाते हैं कि यार इस माइंडसेट से पेपर बनाया जाता है, इस तरीके से, है ना? ट्रैप को क्वेश्चन के समझा जाता है। एमसीक्यू में तो ऑप्शंस आपके सामने, इसमें से सही आंसर आप कैसे पहुँचोगे, उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है। तो इन स्किल्स पे हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं रेदर देन सिर्फ़ पढ़ाने के लिए। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि सर, इंग्लिश एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है आज के डेट में, कन्वीनिएंट है बातों को रखने के लिए। लेट्स से कोई नॉर्थ का बच्चा साउथ में चला गया, तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि कॉमन लैंग्वेज हो जाएगा। लेकिन सर, इस प्रिपरेशन में भी 2 मीडियम आता है। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, और एक हिंदी मीडियम से आता एक है। बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता है। बीच में सर यूपीएससी में आपने भी सुना होगा, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा हो रहा है। इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा हो रहा है। सर, इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा इसलिए हो रहा है, या इंग्लिश मीडियम से इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सर इंग्लिश मीडियम, जैसा कि मैंने कहा, एक कन्वीनिएंट लैंग्वेज है, थोड़ी-सी ईज़ी पड़ती है एक्सप्रेस करने के लिए, छोटे है ना, सेंटेंसेस में आप कन्वे कर सकते हो जो आप कन्वे करना चाहते हो एग्ज़ामिनर को। हिंदी मीडियम में उस तरीके के रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं है राइट। बच्चों के पास। लेकिन सर, एक सवाल ये है, क्या हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश की ट्रेनिंग बेसिक्स टू कॉम्पिटिटिव लेवल की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। क्यों कोई नहीं कर रहा यूपीएससी में? सर, कोई नहीं कर रहा। कोई आप गाइड नहीं। करवा रहे हो अभी? हम करवा रहे हैं, हाँ, गुड। और वो कंपल्सरी है। अगर आपने एडमिशन ले लिया हमारे पास, तो आपको वो क्लास करनी ही करनी है। मतलब बेसिक कम्युनिकेशन आपके पास आपको, होना चाहिए। क्योंकि सर एक पेपर इंग्लिश का होता ही होता है, कंपल्सरी पेपर होता ही होता है, एंड वो सॉफ्ट स्किल है सर। वो आज नहीं तो कल आपको हेल्प करेगी ही करेगी। राइट। इसके साथ-साथ जो मैंने थॉट प्रोसेस अपनी प्रिपरेशन में देखा है और बाकी स्टूडेंट से बात करके देखा है, सर, ये एग्ज़ाम में कुछ बच्चों को 3 साल, 4 साल ऐसे टाइम लग जाते हैं। राइट। एक आखिरी सवाल आपसे सर, हाँ, इस पॉडकास्ट का आज। आपका एग्ज़ाम मिनिस्ट्री का लॉन्ग टर्म विज़न क्या है? सर लॉन्ग टर्म विज़न ये है कि हम एजुकेशन सिस्टम को रिवॉल्यूशनाइज़ कर सकें और हम ये बता सकें कि इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। उसका बाई प्रोडक्ट ये होगा कि बहुत सारी रैंक्स आएँगी। हाँ। डेफ़िनिटली बहुत सारी रैंक्स आएँगी। लेकिन एक जो पर्सपेक्टिव होता है कि एजुकेशन सिस्टम में हम सिम कार्ड नहीं बेच रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हैं। जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट और टीचर का वो किस तरीके का होना चाहिए। जो पढ़ाई कराने का तरीका है वो किस तरीके का होना चाहिए। हम उस पे काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बाकी सारे लोग हमको उस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करें कि साहब अगर आपको सही से पढ़ना है, नॉलेज चाहिए तो आप इनके पास आइए। कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि रैंक लाके देगा। अगर कोई ये गारंटी दे रहा है कि 100% यहाँ और रैंक आएगी, झूठ बोल रहा है। बच्चे की कोई अपनी गारंटी ज़िम्मेदारी, नहीं दे कोई सकता इस गारंटी नहीं दे चीज़ की। सकता। लेकिन हम ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर बच्चा हमारे पास आया, तो वो ये नहीं कहेगा कि साहब इन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है इसलिए हमारी रैंक नहीं आई। वो एक लास्ट में थोड़ा-सा इसको कंक्लूड कर देता हूँ। वो जेठालाल तो सब देखते हैं शायद, राइट? जेठालाल का एक एपिसोड आया था, उसमें एक बच्चा होता है जो कि फेल हो जाता है और वो भिड़े होता है। वो बोलता है कि मैंने तो सब पढ़ाया, बट उसके पेरेंट्स मेरे से पैसे वापस माँगने आ रहे हैं कि ये फेल कैसे हो गया? तो अपना जेठालाल जी होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम को। बोला तूने पढ़ाया था? हाँ, पढ़ाया था। बोला ये टाइम पे आता था? बोला नहीं आता था। बोला ये बंक मारता था? हाँ, मारता था। बोला ये होमवर्क करता था? बोला नहीं करता था। तो बच्चा खुद एक्सेप्ट करता है कि मैं ये काम नहीं नहीं करता था करता। मम्मी, हाँ, इसलिए मैं फेल हुआ हूँ। राइट। तो एग्ज़ैक्ट वही चाहते हैं सर हम कि हम हमारे बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं। हमारे लिए क्लास में 100 बच्चे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए तो वो एक ही बच्चा है ना। ये राइट। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से बच्चा ये समझता है कि भई वो पेरेंट्स का एक बच्चा है, हम वो केयर उस बच्चे को प्रोवाइड कर सकें। ये चाहते सो हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ऐसी जर्नी आगे करते रहिए और बच्चों को पढ़ाते रहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट्स निकालते रहिए, अच्छे-अच्छे थैंक यू अच्छे सो अच्छे लोग निकालिए। भ्रष्ट ऑफिसर कम निकालिएगा। बिल्कुल सर। पूरी कोशिश है सबसे हमारी। मेरा मेन मुद्दा आज का ये है कि अगर आपके यहाँ से कोई बंदा निकला है, ही शुड नॉट बी करप्टेड। सर हम पूरी कोशिश बस ये करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यही आप उनको बिल्कुल, सिखाना बिल्कुल, बिल्कुल कि सर। आने वाले टाइम पे किसी बिजनेसमैन को, किसी या किसी छोटे बंदे को परेशान नहीं करें और अपना काम ईमानदारी से करें। ये मेरी तरफ से आपको है कि आप सिखाएंगे लोगों को ज़्यादा। डेफ़िनिटली सर, बिल्कुल सर, विल ट्राई नीयत थैंक आवर यू सो बहुत मच लेवल। सर। साफ़ है हमारी। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर। इट सर। वाज़ वेरी नाइस बीइंग हियर।